अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों का मोशन एंड फोर्स का चैप्टर चल रहा था और आज हमारे पास है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोशन एंड फोर्स के अंदर जो हम बातचीत करेंगे वो तीन टॉपिक्स को लेके करेंगे। एक काइनेमेटिक्स है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और एक डायनामिक्स है। ये कहने को सारी की सारी चीजें जो है ना वो आती मोशन एंड फोर्स के अम्ब्रेला के अंडर में ही है। और अ, इस इससे रिलेटेड जो वो है अपना टॉपिक है वो मैं काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल और डायनामिक्स की हेडिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि उससे जो है ना वो थोड़ा सा तमीज करना आसान सा होता है कि हम कौन सा टॉपिक कहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारी कल वाली क्लास है जिसकी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप में से शायद बहुत सारे लोगों को दिख भी गई होगी। जरा हाथ रेस करना, कितने सारे लोगों को वो चीज दिख गई है, पीडीएफ रिकॉर्डिंग। और मेरे बच्चे ये नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को, जितने बच्चों के हाथ रेज हुए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि पीडीएफ और रिकॉर्डिंग अपलोड हुई भी है। अगर किसी को नहीं दिख रही तो वो गाइडेंस वीडियो को तमीज से तरीके से बैठ के देख ले एक बार। उसके अंदर बताया हुआ है कि आपने रिकॉर्डिंग को कैसे एक्सेस करना है। एक एक चीज बहुत खोल के बताई हुई है कि भाई अगर कोई मसला आ जाए आपका तो उस मसले को कैसे हल करना है। बहरहाल फिर भी एडमिन के कॉल और नंबर आपको पता है और आपको टाइमिंग उसके पता है कि भाई किस टाइम पे आप कॉल कर सकते हो, आप उन्हें कॉल करो, वो आपको गाइड कर देंगे स्टेप वाइज। ठीक है। तो उस क्लास के अंदर हमने हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट, मोशन और जिसे कहना चाहिए स्पीड, वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट मुकम्मल किया था। यहीं से हम अपनी बात का आगे आगाज करते हैं। स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्पीड बेसिकली क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितना फासला कितनी देर में कवर किया, दिस इज बेसिकली स्पीड। और वेलोसिटी आपके पास क्या होती है मेरा बेटा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये भी हमने बात की थी। और फिर हमने साथ ही साथ ना क्या किया था, साथ ही साथ हमने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी देखी थी। और हमने उसके बहुत सारे सवाल भी किए थे क्योंकि माजी में उसके जो है ना वो कई दफा के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी मैंने आपको सारे के सारे करा दिए थे। ऐसे ही था। होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे, यकीनन आपने कर लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आंसर भी मैंने उसके अंदर लिख भी दिए थे, जहाँ लिखने वाले थे और जहाँ मार्क करने वाले थे वो मार्क कर दिए थे। अब यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास दो चीजें और हैं आगे बढ़ने से पहले। एक हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक हमारे पास होती है एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। इंस्टेंटेनियस से क्या मुराद होती है और एवरेज से क्या मुराद होती है, समझना आप यहाँ पे। देखो मेरे बच्चे, इंस्टेंटेनियस से मुराद होती है जब आप किसी भी एक इंस्टेंट की बात करते हो या किसी भी एक लम्हे की बात करते हो। वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट, जब भी आप किसी एक लम्हे की बात कर रहे हैं, जब भी आप किसी एक खास मौके की बात कर रहे हैं, तो उस वेलोसिटी को या उस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जब भी आप ओवरऑल कहानी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ओवरऑल कहानी की बात कर रहे हैं, तो उसको आप कहते हो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। क्या मतलब सर, मिसाल से समझाइए, मिसाल से समझते हैं। देखो मेरा बेटा, मान लो ये आपके पास कोई एक पॉइंट ए है और ये आपके पास कोई एक पॉइंट बी है। ठीक हो गया, समझो अब जरा। अब यहां से आप ऐसे मूव करते 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 यहां पे आ गए। ए कोई भी पॉइंट हो सकता है, बी कोई भी पॉइंट हो सकता है। रास्ते में किसी ना किसी पॉइंट पे आपको ट्रैफिक सिग्नल मिला होगा। यस सर, मिला होगा। तो वहां पे आपकी स्पीड क्या हुई होगी जनाब, कम हो गई होगी उठ करके आपकी स्पीड, ऐसे ही है। और सिमिलरली कहीं ना कोई पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पे आपको खाली रोड मिला होगा, वहां पे आपकी स्पीड क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो अगर आपसे कोई बंदा उस लम्हे आपकी स्पीड पूछे जब आप ट्रैफिक सिग्नल के सामने खड़े हुए हो, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी या कम हो जाएगी। और अगर कोई उस वक्त पूछे जब आप मूव कर रहे हो, तो उस वक्त आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो वो बेसिकली आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखने का तरीका कार क्या होता है, हम कहते हैं वी इंस्टेंटेनियस, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखने का तरीका क्या होता है, वी इंस्टेंटेनियस। आगे आप बोलोगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो, और आगे आपके पास आएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब जरा समझते जाना इसमें किससे क्या मुराद है, क्योंकि कई दफ़ा इसकी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला पूछा जा चुका है। ठीक है। देखो, आपके पास ये जो आपको लिमिट का फंक्शन लगा नजर आ रहा है ना, ये चीज हमारे पास क्या शो करती है। लिमिट हम अप्लाई करते हैं जब कभी भी हमने किसी फंक्शन का वैल्यू निकालना होता है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अभी ये जो वी इंस्टेंटेनियस है, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में देखो आपको ये डेल्टा टी नजर आ रहा है। डेल्टा टी से मुराद यहाँ चेंज इन टाइम नहीं है, डेल्टा टी से मुराद यहाँ छोटू सा टाइम है। डेल्टा टी इज स्मॉल सेगमेंट ऑफ टाइम या स्मॉल पार्ट ऑफ टाइम जिसकी आप बात कर रहे हो।
सर स्मॉल पार्ट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस पढ़ रहे हैं, और इंस्टेंटेनियस में हमें किसी एक खास इंस्टेंट को मुराद लेना होता है, ना उससे आगे की कहानी हमारे इंटरेस्ट की होती है, ना उससे पीछे की कहानी हमारे इंटरेस्ट की होती है। तो लिमिट के नीचे देखो क्या हुआ हुआ है, लिमिट के नीचे देखो लिखा हुआ है, ये इतना छोटा सा टाइम सेगमेंट है कि ये अप्रोच कर रहा है किसे, जीरो को। यानी कि द टाइम सेगमेंट दैट वी आर कंसिडरिंग इज सो स्मॉल कि इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, या इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, आसान जबान में आप ये कह सकते हो। तो हम कह रहे हैं कि हम इस छोटे से लम्हे की बात कर रहे हैं। सर इस मतलब अप्रोचिंग टू जीरो अभी भी नहीं समझ में आया, अभी समझाते हैं देखो। मान लो कि मैं कहता हूं कि एक बंदे ने टाइम टी इक्वल्स 2 सेकेंड पे ना, इसकी क्या स्पीड थी, ये बंदा भाग रहा था मान लो। आप इस बंदे की स्पीड देखते हो टाइम टी इक्वल 2 सेकेंड पे, और फिर आप कहते हो यार इसकी स्पीड बताओ टाइम टी इक्वल्स 2.01 सेकेंड पे। तो आपने देखो कितना छोटा सा टाइम इंस्टेंट का गैप दिया है यहाँ पे। अब अगर मैं आपको बोलूँ मुझे 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 ये वाला जो टाइम था ना, ये वाला जो टाइम था टाइम टी इक्वल 2 सेकेंड वाला टाइम, और ये जो टाइम टी इक्वल 2.01 सेकेंड वाला टाइम था ना, इन दोनों के दरमियान में इसकी स्पीड बताओ क्या थी। तो अब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो देखो जो आपने टाइम डिफरेंस कंसीडर किया हुआ वो कितना स्मॉल है। हम सिर्फ इतने स्मॉल इंस्टेंट की बात कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर आप बताओ इसकी जो स्पीड है ना वो बेसिकली क्या है। तो आपके पास जितना छोटा टाइम का विंडो होगा ना, उतनी ज़्यादा इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपके पास आएगी, क्योंकि हम सिर्फ उसी एक लम्हे की बात कर रहे होंगे, ना उसके आगे की बात कर रहे होंगे, ना उससे पीछे की बात कर रहे होंगे। ये इंस्टेंटेनियस था। एवरेज तो हमने कल की क्लास में देख ही लिया था कि ओवरऑल था टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर वेलोसिटी होगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इसके अंदर एक सवाल जो माजी में एग्जामिनर पूछ चुका है, उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लो मैंने आपका ना, मेरे बच्चे कोई फिजिक्स का टेस्ट कंडक्ट किया, ठीक है, लेट से आपका ना कोई फिजिक्स का टेस्ट एक कंडक्ट किया गया। अच्छा जी। अब मेरा बेटा जो आपका फिजिक्स का टेस्ट कंडक्ट हुआ ना, और एक चीज और मैं बार बार बता रहा हूँ खास तौर पे नए बच्चों को, मेरा बेटा कोशिश किया करो कि एडमिन की तरफ से आपको जो मैसेजेस मिले ना वो लाजमी पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो वो आप भी अजियत में आओगे और हम भी अजियत में आएंगे, ठीक है। क्योंकि आप बार बार एडमिन वालों से ये सवाल पूछोगे तो उन्होंने आपको ले दे के भेजनी गाइडेंस वीडियो ही है, क्योंकि मैंने उनको सख्ती से कहा हुआ है कि जिन्होंने गाइडेंस वीडियो नहीं देखी भी, बल्कि अभी तो हम एक और काम कर रहे हैं, नए ऐड होने वाले बच्चों के लिए ये कर रहे हैं कि गाइडेंस वीडियो के साथ जो है ना एक 20 नंबर का टेस्ट रख रहे हैं गाइडेंस वीडियो से ही। जितने बच्चों का वो टेस्ट में 18 नंबर से कम होंगे उनको ग्रुप में ही ऐड नहीं करेंगे जब तक उनके जो है ना वो टेस्ट में 18 नंबर नहीं आते। बच्चा क्या करता है, बच्चा निकम्मा नाअहल क्या हरकत करता है, वो ये हरकत करता है टेस्ट देखता ही नहीं है, और ग्रुप के ऊपर जो है ना वो दूसरों को तंग कर रहा होता है, भाई तुम बता दो। अबे तुम खुद ही देख लो रिकॉर्डिंग का है, तुमने भी तो उतने ही पैसे दिए हैं और तुम्हें भी तो हमने उतनी गाइडेंस दी है, तो देखो तो सही उसमें रिकॉर्डिंग कहाँ है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने चुपके से किसी फोल्डर में जाके रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी और अब ना वो छुपन छुपाई या डोरा द एक्सप्लोरर चल रहा है, अचानक से कहीं से ना वो छलांग लगा के आ जाएंगे कि ये देखो तुमने यार ढूंढ ही नहीं सके, हमने तो इस डब्बे में रिकॉर्डिंग छुपाई हुई थी। ऐसा नहीं होता बेटा, यहाँ पे प्रोफेशनल काम चल रहा है, यही वजह है कि आपके लिए जो गाइडेंस वीडियो है या गाइडेंस सेक्शन है वो हर लम्हे स्टेब्लिश किया हुआ है। गाइडेंस वीडियो कब मिली होगी, जब आपको बफर से परमानेंट ग्रुप में ऐड किया गया होगा ना, तब आपको गाइडेंस वीडियो मिली होगी। और जितने लोग अभी बफर ग्रुप में, कोई मसला नहीं है, वो टाइम लगेगा, आप ऐड हो जाओगे, जाहिर है पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा, तो उसके हवाले से आप परेशान नहीं हो। ये मेरा अभी मुखातिब सिर्फ वो लोग हैं जो उसके अंदर हैं, उसमें बैठे हुए थे, परमानेंट ग्रुप में आ गए, लेकिन उनको अब तक नहीं समझ में आ रहा कि रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी, ठीक है। चलो, अब मिसाल के तौर पे मैंने आपके जो है ना, मेरा बेटा फिजिक्स के जो है ना वो 3 टेस्ट कंडक्ट किए। और से सुनते चलना, पहले टेस्ट में आपके मार्क्स आए 10 में से 10, ठीक है। दूसरे टेस्ट में आपके मार्क्स आए मान लो 8 आउट ऑफ 10। तीसरे टेस्ट में आपके मार्क्स आए मान लो 6 आउट ऑफ 10। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। अब देखो गौर से सुनो, अगर मैं आपको बोलूं बेटा पहले टेस्ट के मार्क्स बताओ, तो आप बोलोगे 100% यानी कि 10 आउट ऑफ 10। मैं बोलूं दूसरे के बताओ, आप बोलोगे 80% यानी कि 8 आउट ऑफ 10। मैं बोलूं अच्छा तीसरे के बताओ, बोलोगे 6 आउट ऑफ 10 यानी कि 60%। ये जो आप इंडिविजुअल टेस्ट के मार्क्स बता रहे हो ना, ये मेरे बच्चे आपके पास कहलाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। जब मैंने आपसे दूसरे टेस्ट के मार्क्स पूछे तब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि आपके पहले और तीसरे में क्या आए हैं, ठीक है, मैं सिर्फ दूसरे वाले जानने में इंटरेस्टेड था। तो ये होती है आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मैं कहता हूँ यार एक काम कर, इन तीनों का ना जरा एवरेज निकाल के दे।
एवरेज निकालना तो आता है ना, जो सिंपल एवरेज होता है जिसको हम लोग अरिथमेटिक मीन कहते हैं, अभी पीछे कह रहे थे ना अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे। भैया आप तीनों को जमा करोगे, 10 + 8 + 6, और कितने टेस्ट की बात चल रही है यहाँ, 3 की चल रही है। तो 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि ये आपके एवरेज मार्क्स हैं 8/10। अब और से सुनना, एवरेज मार्क्स हैं आपके ये 8/10, यानी कि आपकी एवरेज परफॉर्मेंस 80% थी। एवरेज का मतलब ये होता है कि किसी लम्हे आपके पास इस एवरेज से ऊपर रहा होगा और किसी लम्हे इस एवरेज से नीचे रहा होगा, ये मतलब होता है अमूमी तौर पे एवरेज का। क्योंकि एवरेज जो है ना वो समवेयर वैल्यूज के दरमियान में आता है। तो कहीं कहीं इंस्टेंट पे आपकी वैल्यू उस एवरेज से ऊपर जाएगी, कहीं कहीं उसकी नीचे जाएगी। जैसे आपको दिख रहा है पहले टेस्ट में एवरेज से ऊपर है, आखिरी टेस्ट में एवरेज से नीचे है, मिडिल टेस्ट में एवरेज के बराबर है। अब समझने की बात क्या है, ये जो इतनी लंबी तकरीर कर रहा था मैं, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ यार पहले टेस्ट की रिजल्ट या पहले टेस्ट की इंस्टेंटेनियस स्कोर क्या है, तो आप बोलोगे 10। मैं बोलूं एवरेज बताओ क्या है, तो एवरेज है 8। तो इसका मतलब पहले का रिजल्ट अगर देखते हैं तो इंस्टेंटेनियस ज्यादा है और एवरेज क्या है, कम है। दूसरे को देखो, मैं बोलूं सेकंड का स्कोर बताओ, आप बोलते हो 8, और आपका एवरेज भी क्या है 8, दोनों बराबर है। अच्छा तीसरे का देखो, इंस्टेंटेनियस क्या है 6 और एवरेज क्या है 8, यानी कि यहाँ इंस्टेंटेनियस कम है। यानी कि आप समझे क्या इससे, समझे आप ये इससे मेरा बेटा, कि आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो एवरेज के मुकाबले में ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, ये बताने का मकसद था। इंस्टेंटेनियस वैल्यू एवरेज के मुकाबले में ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। समझ आ गई बात की। अच्छा, और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपकी यहां जो परफॉर्मेंस है वो नॉन यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस है। सर नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, आपने तो अब तक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ाया ही नहीं। हाँ तो मैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तो अभी बात भी नहीं कर रहा, मैं तो अंग्रेजी का एक जुमला यूज कर रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस। आपने बचपन से अंग्रेजी तो पढ़ी होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जो कंसिस्टेंट नहीं है। भाई कंसिस्टेंट होता तो क्या होता, या तो तीनों टेस्ट में 8 नंबर आते, 8 8 8 8, या तीनों में 6 6 6 6 आते, या तीनों में 10 10 10 आते। ये होती है कंसिस्टेंट या यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस। अभी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कभी ज्यादा आ रहे हैं कभी कम आ रहे हैं, कभी ज्यादा आ रहे हैं कभी कम आ रहे हैं। तो बताने का मकसद क्या था कि अगर नॉन यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस होगी, सुनना गौर से, अगर नॉन यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस होगी तो इंस्टेंटेनियस जो है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, किसके मुकाबले में, एवरेज के मुकाबले में। ठीक है, अभी इसी चीज को मैं वेलोसिटी पे डाल दूंगा उठा के, ये एक पुराना एमसीक्यू है आपका, समझते रहना। अब देखो मैं यही सेम एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं बट विद अ डिफरेंट सेट ऑफ, कह लो के जो वैल्यूज हैं। ठीक है, देखो जरा, मान लो मैंने फिर से आपके 3 टेस्ट कंडक्ट किए, आपके मार्क्स आए 10 में से 10 नहीं करते हर दफा, 10 में से 10 नहीं आते ना, आपको खुशी हो जाएगी खाओ पीली में। पहले दफा आए आपके 8, दूसरी दफा भी आए आपके 8, तीसरी दफा भी आए आपके कितने, 8। ये आपके मार्क्स आए। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गई बात की। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ यार इनका एवरेज निकालो, आप सिमिलर पैटर्न पे 8 को 3 बार जमा करो, फिर 24 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करो, तो एवरेज भी आपका क्या आ रहा है जनाब, 8 आ रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मैं बोलता हूँ अच्छा कंपेयर करो अब जरा, पहले की वैल्यू देखो क्या है मेरे बच्चे, 8 है, सही है, और एवरेज भी क्या है, 8 है, यानी कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज मैच कर रहा है। दूसरे की 8 है, दूसरे टेस्ट का स्कोर आपका, और एवरेज भी 8 है। तीसरे का वो भी स्कोर आपके पास 8 है और एवरेज भी क्या है आपके पास, 8 है। यानी कि इस केस में आपको नजर आ रहा है कि आपकी जितनी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं वो एवरेज वैल्यू के साथ क्या कर रही हैं, मैच करती चल रही हैं। हमें नजर आ रही है ये बात, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आपकी क्या कर रही हैं, एवरेज वैल्यूज के साथ मैच करती जा रही हैं। और समझ में आ रहा है, यानी कि इसकी रीजन आपको क्या नजर आ रही है, इसकी रीजन आपको ये नजर आ रही है कि यहां पे जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, यूनिफॉर्म थी। यानी कि अगर एक बंदा यूनिफॉर्मली परफॉर्म कर रहा है टेस्ट के अंदर तो उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस तो हर लम्हे कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि उसके पास हर दफा वही रिजल्ट आ रहा है। तो वही इंस्टेंटेनियस होगा, एवरेज भी निकालोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वही होगा। ठीक है। अच्छा, अब इतनी बात को आपने ध्यान में रखना है। अब हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है या वेरिएबल वेलोसिटी क्या है। अपने दिमाग के ना सारे ढकने खोल के सुनना मेरी बातों को, जो मैं कर रहा हूँ छापने की साथ साथ कोई जरूरत नहीं। समझो, अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल आसान से सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो हम कहते हैं बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आप ध्यान में रखिएगा अच्छे तरीके से कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है जनाब, वेक्टर क्वांटिटी है।
और वेक्टर का इन्हिसार होता है दो चीजों पे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर आप कहते हो कि बॉडी मूव कर रही है विद आ कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी कैसे मूव कर रही है, विद आ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या मतलब, मतलब अगर ये बॉडी ऐसे सीधी चल रही थी तो ये बॉडी ऐसे सीधी ही चलती जा रही है, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही। और मैग्नीट्यूड से ये मुराद है, अगर ये पहले x मीटर पर सेकंड से चल रही थी तो अब ये x मीटर पर सेकंड से ही चलती चली जा रही है। दिस इज, जिसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना मैग्नीट्यूड तब्दील हो रहा है, और ना ही डायरेक्शन तब्दील हो रहा है। अच्छे तरीके से ये बात नोट कर लेना है, जब आगे सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा आप फिर वहां फंस जाओगे, इसलिए बार बार बता रहा हूं, अच्छे से नोट कर लो। सर्कुलर मोशन में इससे 2 से 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं इसी बात से। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन भले चेंज ना हो तब भी वेलोसिटी चेंज है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड भले चेंज ना हो तब भी वेलोसिटी चेंज है। मैं आपको 2 एग्जांपल्स भी यहाँ लिख पाता हूँ ताकि आपके नोट्स में रहे। जैसे देखो, मान लो ये एक बॉडी आगे मूव कर रही है, पहले इसकी रफ्तार थी x मीटर पर सेकंड, x से मुराद आप कुछ भी ले सकते हो, 5 10 जो आपका दिल करे। थोड़ी देर बाद ये बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है लेकिन इसकी रफ्तार हो गई y मीटर पर सेकंड। अब देखो, अब ये जो वेलोसिटी है ना, यहाँ जो इसकी वेलोसिटी है वो आपके पास v1 कुछ और होगी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना v2 ये आपके पास कुछ और होगी, दोनों बातें एक बराबर नहीं होंगी। आप बोलोगे v1 वेलोसिटी का वेक्टर इज नॉट इक्वल टू v2 वेलोसिटी का वेक्टर। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, ऑल्दो द डायरेक्शन इज सेम, द डायरेक्शन इज स्टिल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, दूसरी मिसाल समझ लो। आपके पास एक कोई बॉडी है, वो ऊपर की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और एक कोई बॉडी है जो आगे की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। ऑल्दो कि इन दोनों का जो स्पीड है आपको वो एक बराबर नजर आ रहा है, उसके बावजूद इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी एक बराबर नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी का दारोमदार किस पर है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के ऊपर भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों की वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। जब हम कहते हैं ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब बॉडी ऐसे मूव कर रही है कि उसका वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रहा, ना इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ना इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। अब ये तो हो गई भाई एक आसान सी तरीका है इसको समझने का। अब एक तरीका और है जो आपकी किताब वालों ने लिखा हुआ है, और उससे भी डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन माजी में आए हुए हैं, तो हम वो भी समझते हैं। वो क्या है, वो भी आसान ही है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लिख दी उन्होंने। देखो, ये मान लो आपके पास एक कोई बॉडी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, यहाँ पे हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, ठीक है। लेट से ये कोई पॉइंट एक्स है और ये कोई पॉइंट वाई है। आपकी बॉडी सीधा सीधा मूव करते हुए जाती है फ्रॉम एक्स टू वाई, और ऐसा करने में 1 2 3 4 5, ऐसा करने में आपकी जो बॉडी है ना मेरे बच्चे, वो मान लो कुल मिला के टाइम लेती है 5 सेकेंड। ठीक है, तसल्ली से सुनते जाओ अभी। जब मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन पूछने का, तब आपने जितने क्वेश्चन पूछने हो मुझसे पूछ लेना। आपकी बॉडी एक्स से वाई पे जा रही है सीधा सीधा मूव करती हुई, और टोटल 5 सेकेंड लगते हैं इसको एक्स से वाई तक आने में। ठीक है भैया, समझ में आती है। अब ये जो 5 सेकेंड है ना, मैंने क्या किया, मैंने इसके 5 इक्वल स्लॉट्स बना लिए, यानी कि एक एक सेकेंड के ना मैंने 5 स्लॉट बनाए। गौर से सुनना, ये 1 सेकेंड का स्लॉट, 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 ये 1 सेकेंड का स्लॉट। ठीक है। अब यकीनन बॉडी ने पहले सेकंड में कुछ फासला कवर किया होगा, फिर दूसरे में कुछ कवर किया होगा, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, और फिर पांचवे में। सही हो गया। मान लो बॉडी ने पहले स्लॉट में फासला कवर किया 3 मीटर का, ठीक है। फिर दूसरे में फासला कवर किया 3 मीटर का, फिर तीसरे में कवर किया 3 मीटर का, फिर चौथे में कवर किया 3 मीटर का, फिर पांचवें में कवर किया 3 मीटर का। तो अगर मैं आपको बोलूं बॉडी का वेलोसिटी निकालो हर इंडिविजुअल स्लॉट में, हर इंडिविजुअल सेकंड का वेलोसिटी बताओ, तो कितना फासला कितनी देर में कवर हुआ, यही वेलोसिटी होता है ना इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो आपको पता ही है, ये रहा डायरेक्शन। हर स्लॉट में मैंने कहा ना बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ना, अभी तो बताइए बात, बॉडी कैसे मूव कर रही है, एक्स से वाई जा रही है तो सीधा सीधा जा रही है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं हर स्लॉट का वेलोसिटी बताओ। तो भाई कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 3 मीटर, कितनी देर में, 1 सेकंड में, तो 3 मीटर पर सेकंड। यहां भी देख ले भाई, 3 मीटर पर सेकंड, यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है। यानी कि आपको नजर आ रहा है कि बॉडी के पास जो वेलोसिटी थी वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। खुद सोचो, क्या ये यूनिफॉर्म नहीं है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ऊपर मैंने क्या डेफिनेशन आपको बताया, मैंने आपको बोला
कि ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना आपके पास क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सही है। तो अब इसको हम समझते कैसे हैं, समझना, गौर से सुनना, मेरे अल्फाज पे गौर करना। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वल है यहां पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का देखो साइज भी इक्वल है, देखो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर सब में, और डायरेक्शन भी इक्वल है। मजेदार बात देखो ना, डायरेक्शन भी सबका राइट डायरेक्शन है। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, क्या बोला, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मैंने कितने इंटरवल्स ऑफ टाइम बनाए थे, कितने स्लॉट्स ऑफ टाइम बनाए थे, 5। तो बॉडी ने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये डेफिनेशन आपकी किताबों में लिखी होती है, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटर, ये बात वही कर रहा है जो मैंने ऊपर आपको समझाई है कि वेलोसिटी का मतलब है ना मैग्नीट्यूड चेंज ना डायरेक्शन चेंज, वही सेम बात करी है भाई। टाइम के इंटरवल्स आपने वैसे ही इक्वल कर दिए, फिर आप कह रहे हो कि अगर उन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी की तरफ से किया जाने वाला डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, और डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीजें आ गई ना, मैग्नीट्यूड भी आ गया और साथ में क्या आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। तो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो, अब इसी से मैं आपको एक बताता हूं कि कहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी। एक तो किताब में डेफिनेशन दी हुई है, मैं आपको किताब से हट के एक चीज बताता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखो इधर, ये मान लो आपके पास एक बॉडी है, वो ऐसे जाती है, अब समझना जरा। ये मान लो आपके पास जो है ना, अब की बार हमारे पास ना, इसको हम मान लेते हैं कि जनाब 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 जनाब, यहां मान लो मेरा बेटा, ये आपके पास कह लो कि पॉइंट एक्स है, ये मान लो आपके पास कोई पॉइंट वाई है, ठीक है। और बॉडी को यहां से यहां तक आने में ना, मान लेते हैं 4 सेकंड लगते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, कितने सेकंड लगते हैं भाई, 4 सेकंड लगते हैं, कितना भी टाइम लग सकता है ना। मैंने आसानी के लिए समझा रहा हूँ आपको सिर्फ ये बात, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। 4 सेकंड लगते हैं, सही है ना भाई। ऐसा डेली रूटीन में ऐसे ही होता है ना, आप ऐसा तो नहीं होता कि सिराते मुस्तकीम पे ही चलते हुए जा रहे होते हो। भाई जब आप गाड़ी लेके निकलते हो, बाइक लेके निकलते हो, जो भी आपकी सवारी है उस पर आप जाते हो, तो आप जाहिर है कभी टर्न भी लेते होगे, राइट कभी लेफ्ट, कभी ब्रिज भी आता होगा, फिर कभी अंडरपास आता होगा, तो ऐसे ही होता है डेली रूटीन में, तो ठीक है। तो मान लो ये एक स्लॉट हो गया, ये दूसरा स्लॉट हो गया, यानी कि एक एक सेकंड का स्लॉट बना रहा हूँ, ये तीसरा और फाइनली वो चौथा, यानी कि 1 सेकंड ये रहा, 1 सेकंड ये रहा, 1 सेकंड ये रहा, 1 सेकंड ये रहा। अब अच्छे तरीके से ना अपने दिमाग के सारे ढक्कन खोल के मुझे जवाब देना। यहाँ पे बॉडी गई इस डायरेक्शन में ऐसे और फासला कवर किया 4 मीटर, यहाँ कवर किया ऐसे गई और फासला कवर किया 4 मीटर, यहाँ ऐसे गई और फासला कवर किया 4 मीटर, यहाँ ऐसे गई और फासला कवर किया 4 मीटर। अब बोलो, ये जो मैंने आपके सामने ये सवाल लिखा है, इसके अंदर बॉडी का डिस्प्ले, इसके अंदर जो बॉडी मूव कर रहा है उसका मतलब टाइम टी इक्वल्स, यहाँ पे जब बॉडी थी तब टाइम टी इक्वल 0 था, 0 सेकंड, मतलब यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ पे खत्म हुई टाइम टी इक्वल 4 सेकंड पे। बिटवीन टाइम टी इक्वल 0 से टाइम टी इक्वल 4 तक में बॉडी की वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन यूनिफॉर्म रही है या नॉन यूनिफॉर्म रही है, और मुझे रीजन के साथ बताना, कोई हवाई फायर नहीं करना। बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड जी, जितने बच्चे बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म रही है, एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट, बहुत आला, बहुत आला। वजह, वजह 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 मेरे बच्चे, ये जिस स्लॉट को मैं मार्क कर रहा हूं ना, आप इस स्लॉट को देखो, आप इस वाले 1 सेकंड को देखो, मैंने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या दिया था, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट तो आप सीख चुके ना, कल की क्लास में मैंने आपको तसल्ली से डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस भी कराए थे। जरा डिस्प्लेसमेंट को यहाँ वेक्टर फॉर्म में मुझे लिख के दिखाओ। इस 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं 4 i कैप लिखूंगा, राइट डायरेक्शन है। इसके अंदर भी 4 i कैप लिखूंगा मैं, यस सर। इसमें भी 4 i कैप लिखूंगा मैं, राइट डायरेक्शन है। इसकी डिस्प्लेसमेंट जरा बताना क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट मेरे ख्याल से तो होगी 4 j कैप। तो डेफिनेशन ऊपर क्या बोला मैंने, डेफिनेशन बोला इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो आपको यहां इक्वल डिस्प्लेसमेंट कहां नजर आ रही है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में मुझे तो नजर नहीं आ रही है, क्यों, देखो, मुझे इसके अंदर सेकंड स्लॉट के अंदर ही जो डिस्प्लेसमेंट नजर आ रही है वो इक्वल नहीं है। तो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन ओनली द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप बोलोगे टी इक्वल 0 से टी इक्वल 4 के अंदर बॉडी की वेलोसिटी कंसिस्टेंटली यूनिफॉर्म नहीं रही है, दरमियान में नॉन यूनिफॉर्म भी हुई है।
बोलो भाई, ये बात समझ में आई है सबको? क्लियर? अच्छा बच्चे, एक और चीज ध्यान में रखना। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्लास लेने के बाद कई दफा ऐसा लगता होगा कि हमने इस तरह से फिजिक्स पहली बार पढ़ रहे हैं। कोई मसला नहीं है भाई। आप कहीं पे भी एप्टीट्यूड की फिजिक्स अगर तमीज से पढ़ोगे तो वो इसी तरह से होती है। एप्टीट्यूड की फिजिक्स के अंदर ना डेरिवेशन का वो नहीं होता, क्योंकि आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए बस। तो देखो, उसके लिए मैं हर दफा ना यही कहता हूँ, अपने लेक्चर्स में भी बारहा ये बात कहता हूँ कि बेटा लेक्चर को ना रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, रिकॉर्डिंग को फिर आप दोबारा देख लिया करो। और मैंने कई दफ़ा आपको ये बात भी कही है कि क्लास के अंदर बैठते वक्त कोशिश करो कि साथ में नोट्स बनाने की तरफ ना भागो। अगर तो आपका दिमाग माशाल्लाह से इतना अच्छा है कि आप चीज़ों को पिक भी कर लेते हो, नोट्स भी बना लेते हो, तो गो फॉर इट। नहीं है तो अपने ऊपर ज़बरदस्ती की अजियत क्यों करते हो? टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ना नोट्स बन पा रहे हैं ना समझ में आ रहा है। कोई एक काम कर लो तमीज़ से, या तो नोट्स बना लो या समझ लो। नोट्स अभी बना रहे हो तो फिर समझने के लिए रिकॉर्डिंग देख लेना। समझ अभी रहे हो तो फिर नोट्स बनाने के लिए रिकॉर्डिंग देख लेना। फिर जितने लोगों का ये सवाल है कि सर हम बोर्ड्स भी मैनेज कर रहे हैं साथ में, या अपने ए लेवल के मॉक्स मैनेज कर रहे हैं, तो भाई कोई मसला नहीं है। आप कोई यूनिक पर्सनैलिटी नहीं हो। कायदे आजम की तरह सब यही करते हैं, हर साल करते हैं, हर साल यही होता है। ई कैट के अंदर, एमडी कैट के अंदर, तो कोई न्यू चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर अगर आप अभी की क्लासेस में बैठे हुए हो तो इसका मतलब आपको ये बात पता है कि जो आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी है वो यकीनन क्लास 11 के वेटेज को अहमियत दे रही है, क्लास 12 का वेटेज इतना नहीं है। क्योंकि ये पूरा कोर्स मैंने आपको बताया मई के बाद दोबारा जून जुलाई में रिपीट भी होगा। तो जब आपका ऑटोमेटिक एक गोल क्लियर है तो फिर बोर्ड्स का तो बीच में आप जो प्रॉब्लम है वो तो वैसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है। तो कोशिश करो कि इसको तमीज़ से करते चलो। और मैं 12 ये बात बता चुका हूँ कि अगर आप लेक्चर्स को सिर्फ अच्छे से लेते हुए जाते हो ना, भले आप घर में कुछ भी ना करो, सिर्फ लेक्चर के क्वेश्चन तमीज़ से कर लो, तो जितने क्वेश्चंस आपके पास आएंगे पेपर में, जितने क्वेश्चन आएंगे आपके पास, वो सारे के सारे लेक्चर नोट्स में से आएंगे। लेक्चर्स के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, एक भी चीज़ नहीं आएगी फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा बेटा हमारे पास था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी पहले सिंपल सा डेफिनेशन सुन लेते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि अगर बॉडी मूव करे, सुनना गौर से, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है जनाब? अगर बॉडी मूव करे और बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, चेंज हो रही हो, तो हम कहेंगे कि बॉडी मूव कर रही है विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हो सकता है ये चेंज आ जाए इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, हो सकता है ये चेंज आ जाए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, हो सकता है दोनों ही चीजें चेंज हो रही हो। सर दोनों चीजें चेंज कैसे हो सकती हैं? ये मान लो आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट था, ऐसे मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, आपकी गाड़ी हो सकती है ऑब्जेक्ट। कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट मूव करते 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 ऐसे यहाँ आ गया, अब ये ऐसे मूव कर रहा है और इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड। ऐसा होता है नहीं होता आपके साथ? भाई जिंदगी में अगर आप कभी गाड़ी चला रहे हो, तो जब आप एक टर्न काटते हो तो टर्न काटते वक्त आपकी स्पीड कम होती है, उसके बाद स्पीड बढ़ जाती है। तो देखो, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। पहले मैग्नीट्यूड 5 था, 20 हो गया, डायरेक्शन पहले राइट साइड था, अपवर्ड हो गया। तो बताने का मकसद ये था दोनों चीजें हो सकती हैं, ये कोई ऐसी हैरानी और परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आपकी किताब वाले इसी चीज को कैसे लिखते हैं भाई, किताब वालों की टर्म में भी देख लेते हैं जरा ये चीज। ये मान लो मेरे बच्चे, हमारे पास एक कोई पॉइंट एक्स है यहाँ पे। लेट्स से दिस इज सम पॉइंट एक्स, लेट्स से दिस इज सम पॉइंट वाई। आपकी बॉडी एक्स से वाई पर आती है और कुछ कुछ ये फासला कवर करती है। और जो ये फासला कवर करती है ना, वो अल्टीमेटली मेरे बच्चे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, 2 3 4 5 सेकंड में करती है वो फासला। मैंने क्या करा मेरे बच्चे, इसके जो स्लॉट्स थे ना वो इक्वल कर लिए। अच्छा एक चीज ये भी समझ लेना कि हम स्लॉट्स इक्वल क्यों करते हैं। भाई टाइम स्लॉट्स इक्वल इसलिए करते हैं कि देखो यहाँ पे ना, बात को समझो जरा। आपको कौन सा आपने टॉपिक पढ़ा होगा उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपने आपने जैसे मिसाल के तौर पे आपने कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। मतलब मुझसे नहीं भी पढ़ा तो अपने बोर्ड लेवल पे पढ़ा है। तो जब आपने कैपेसिटेंस डिफाइन करनी होती है तो आप कहते हो C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी। आप अक्सर जगहों पे देखोगे कैपेसिटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। कैपेसिटेंस को डिफाइन करने का तरीका ये होता है मेरे भाई, कि आपने जब जो आपकी प्लेट्स थी, जो आपकी मेटेलिक प्लेट्स थी, उनके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो उसकी वजह से कितना चार्ज फ्लो कर गया, या कितना चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर आ गया, दैट डिफाइंस द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। डिनोमिनेटर को अमूमी तौर पर यूनिट आप उस वक्त लेते हो जब आपने वैल्यू को डिफाइन करना हो या किसी चीज को डिफाइन करना हो।
तो यहाँ पे भी जब आप देखोगे तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी आपको नजर आ रहा है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो टाइम को इक्वल इंटरवल में करने से आपको पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी के साथ क्या इक्वेशन चल रहा है या क्या गेम चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक एक सेकंड के जो है ना वो स्लॉट्स बना दिए। कितने स्लॉट्स बना दिए जनाब, मैंने 5 स्लॉट्स बना दिए, ठीक है। और बॉडी जा अभी भी ऐसे रही है, ऐसे, यानी कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, एक्स से कहा जा रही है वाई में, सही। पहले स्लॉट में मान लो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया 3 मीटर। दूसरे में कवर किया मान लो बॉडी ने 5 मीटर। तीसरे में कवर किया मान लो 6 मीटर। फिर कवर किया मान लो 2 मीटर। फिर कवर किया मान लो 8 मीटर। ऐसा होता है ना डेली रूटीन में भी, कभी आपको ट्रैफिक नहीं मिलता तो स्पीड बहुत तेज हो जाती है। अब आप देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं मुझे ये डिस्प्लेसमेंट लिख के बताओ, पहले स्लॉट की डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 3 i कैप। दूसरे की डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 i कैप। फिर 6 i कैप। फिर 2 i कैप। फिर 8 i कैप। अब देखो डिस्प्लेसमेंट सबकी कैसी आ रही है, इक्वल है कि अनइक्वल है, आपको वाजे तौर पे दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है भाई, अनइक्वल आ रही है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर मैं आपको बोलूं जरा हर स्लॉट की वेलोसिटी निकाल के बताओ, तो भाई पहले स्लॉट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड। कितना फासला कितनी देर में, 3 मीटर पर सेकंड। दूसरे की 5 मीटर पर सेकंड। तीसरे की 6। चौथे की 2। फिर 8। यानी कि आपने सीखा क्या, आपने सीखा ये कि इफ अ बॉडी इज मूव, इफ अ बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, या इफ अ बॉडी कवर्स unequal displacement in equal intervals of time, if a body covers unequal displacement in equal intervals of time, then body is said to be moving with non uniform velocity। ये ध्यान में रख लेना, अगर बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मैंने आपको ऊपर ये डब्बे में मिसाल बताई हुई है ये भी बता के दिखा दी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा था, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वो जो मैंने ऊपर आपको मिसाल दी थी, जहन में रखिएगा, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, कैसे मूव करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसकी जो इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यूज हैं वो हमेशा क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। और अगर एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि कभी ज्यादा हो रही है वेलोसिटी, कभी कम हो रही है। तो इस केस के अंदर जो इंस्टेंटेनियस है ये ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और कम भी हो सकता है, किसके मुकाबले में जनाब, एवरेज के मुकाबले में, जैसे मैंने वहां पे आपको टेस्ट वाली मिसाल दी थी, ठीक है। यहां तक मुझे बता दो मेरा बेटा, सब चीज क्लियर हो गई, तो मैं आपके साथ एक्सेलरेशन का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा एक्सेलरेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है एक्सेलरेशन का, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और ही जो बच्चे ने मेंशन की थी इसको भी सुन लो यार। हमारे पास वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो जहन में रखिएगा, आपके पास किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ अगर आपको बताया जाए ना कि ये पॉजिटिव वेक्टर है और ये नेगेटिव वेक्टर है, तो इसका मतलब वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज होती है ना वो डायरेक्शन को शो कर रही होती है। अमूमी तौर पे हम राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं या अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं या डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि किसी बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो बॉडी या तो सीधे हाथ पे जा रही है या वो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। आउटवर्ड को भी वैसे पॉजिटिव ही लेते हैं और इनवर्ड को आप नेगेटिव लेते हो, तो उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। आउटवर्ड यानी कि अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस को भी आप पॉजिटिव लेते हो, और इनवर्ड को यानी कि नेगेटिव जेड के अलोंग जो होता है उसको आप नेगेटिव ले रहे हो, तो ठीक है। ये मतलब एक अमूमी तौर पे वो है, कह लो कि स्टैंडर्ड है। तो अगर आपसे कोई कहे ना किसी बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो कहाँ मूव कर रही होगी, वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, ध्यान में रख लेना इस बात को, ठीक है। चलो, अब मेरा बेटा हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। अब तसल्ली से सुनते जाना, फिर मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन बताऊंगा इन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन को टाइम से कनेक्ट करने वाली। फिर हम उसके कुछ सवालात देखेंगे, ग्राफ भी पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे, परेशानी की बात नहीं है, एक ए टू जेड सब चीज पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। चलो, लेकिन ग्राफ आखिर में पढ़ेंगे जब आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद, ठीक है। अब देखो, अब मेरे बच्चे हमारे पास जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का आपने क्या नाम पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के बदलने की, वेलोसिटी के चेंज होने की रफ्तार को, वेलोसिटी के चेंज होने की रफ्तार को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के चेंज होने की रफ्तार को कहते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के चेंज होने की रफ्तार को कहते हैं क्या? एक्सेलरेशन। क्या मतलब सर? मिसाल से समझते हैं। मान लो पहले एक बॉडी थी, उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, आगे मूव करती हुई जा रही थी। कुछ देर बाद उसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर कुछ देर बाद उसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, अब जा इसी डायरेक्शन में रही है। फिर कुछ देर बाद उसकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऐसे समझ लो, पहले ये उसकी स्पीड थी टाइम टी इक्वल्स 1 सेकेंड पे, ये स्पीड हो गई टाइम टी इक्वल 2 सेकेंड पे, ये हो गई टाइम टी इक्वल्स 3 सेकेंड पे, ये हो गई टाइम टी इक्वल्स 4 सेकेंड पे। सही हो गया। अब देखो इसकी स्पीड हर 1 सेकेंड के बाद क्या हो रही है? बदल रही है। देखो टाइम में कितना चेंज आ रहा है, गौर से देखो। टाइम में कितना चेंज आ रहा है? 1 सेकेंड का। फिर देखो टाइम में कितना चेंज आ रहा है? 1 सेकेंड का। फिर देखो टाइम में कितना चेंज आ रहा है? 1 सेकेंड का। ऐसे ही है, ऐसे ही है। स्पीड कितना चेंज हो रही है? 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना चेंज हो रही है? 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना चेंज हो रही है? 2 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं इस एग्जाम्पल को देखकर यह कह सकता हूं कि बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है? 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है हर 1 सेकेंड में। हो रही है नहीं हो रही? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चेंज हो रही है हर 1 सेकेंड में। तो इसको हम कहेंगे कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड का। 2 मीटर पर सेकेंड का ये सेकेंड इस सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जब आप कहते हो ना एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उससे मुराद क्या होती है वो समझाना चाह रहा हूं। उससे मुराद ये होती है जनाब, 2 मीटर पर सेकेंड मतलब हर 1 सेकेंड में इतनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यानी कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे फ्री फॉल करती है, आपने फ्री फॉल मोशन पढ़ा होगा, हम भी पढ़ेंगे आगे चल के। ऊपर से नीचे गिरती है तो आप कहते हो ना इसकी वेलोसिटी है, सॉरी इसकी एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है? थोड़ी देर के लिए इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, बल्कि इस पूरे चैप्टर में इसको राउंड ऑफ करके ही चलेंगे हम। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास इसको हमने क्या करा, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया उठा करके। अब जब आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? तो ये हो गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? अब आप खुद सोचो, जब भी आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो ऊपर से नीचे, तो शुरू में उसकी स्पीड या वेलोसिटी जीरो होती है। भाई आप अपने हाथ में पेन लो, पेंसिल लो, उसको छोड़ दो, तो शुरू में जाहिर है वो आपके हाथ में स्टिल था, रेस्ट में था। अब जैसे वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ना शुरू होगी। तो उसकी वेलोसिटी इस रेट से बढ़ती है, ये रेट है, रेट है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। गोया कि आप इसको कैसे पढ़ोगे? आप इसको पढ़ोगे, ये लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी मतलब जब ड्रॉप किया था जीरो थी, 1 सेकंड बाद 10, 1 सेकंड बाद 20, 1 सेकंड बाद 30, 1 सेकंड बाद 40। यही वजह है कि जो ऑब्जेक्ट जितना ऊपर से नीचे आता है वो उतना जोर से जमीन पे स्ट्राइक करता है। क्यों? जितना ऊपर से आएगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा, और हर सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। यही वजह है ना भाई, एक बॉडी ऊपर से नीचे, उसे ऊपर से नीचे आने में सिर्फ 1 सेकंड लगा मान लो, तो 1 सेकंड का मतलब स्ट्राइकिंग वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड होगी। एक बॉडी बहुत ऊपर से आ रही है, उसको नीचे, ऊपर से नीचे आने में 10 सेकंड लग रहे हैं, तो उसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी, बढ़ते 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 बढ़ते। ये मतलब होता है एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो ए इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक हो गया। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी। अच्छा, अब यहीं पे एक चीज और सुन लो, जो आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आओ ये भी वेक्टर क्वांटिटी थी। डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो जहन में रख लेना, हमेशा कहां से कहां होता है? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होता है? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अगर आपने पीछे वाला लेक्चर तमीज से लिया था तो मैंने आपको इसका ये वेक्टर वाला वर्जन बना के भी दिखाया था कि हम एक वेक्टर बनाते हैं, इस वेक्टर का जो टेल होता है, स्टार्ट पॉइंट होता है, वो इनिशियल पॉइंट पे होता है, और जो एंड पॉइंट होता है मेरे बेटे वो कहाँ पे होता है? वो आपके पास फाइनल पॉइंट पे होता हैगा।
ठीक हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्लियर है? सिमिलरली मेरे बच्चे, वेलोसिटी इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। पता है ना आपको ये बात? वेलोसिटी कैसी है? अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर है इसका भी डायरेक्शन होगा। ये कहना कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये गलत बात है, बेकार बात है। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। जहन में रख लेना एक बात को, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, ये सही बात है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन से क्या मुराद है कि बॉडी जिस सिम्त में मूव कर रही है, बॉडी जिस सिम्त में मूव कर रही है उसके अलोंग होगा। तो सर बॉडी जिस सिम्त में मूव करेगी डिस्प्लेसमेंट भी तो उसी के अलोंग होगा। हमेशा ऐसा हो कोई लाजमी नहीं है। जब आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशंस पढ़ाऊंगा तो आपको ये पॉइंट मजीद समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी काइनेमेटिक्स के पढ़ने तक आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल। सर्कुलर मोशन में भी ये मान सकते हो, वरना सही सही डेफिनेशन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। वरना हमेशा सुनने में ऐसा लगता है ना कि भाई देखो सर, देखो ना, ये बंदा यहां पे था शुरू में, ये ए पॉइंट पे था, फिर ए पॉइंट से ये भाई साहब ने मूव करना शुरू किया, और भाई साहब ये मूव करते हुए यहाँ किसी पॉइंट बी पर आ गए। अब देखो ना सर, आपने कहा डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा वही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। तो देखो, ये जो बॉडी का मूवमेंट है, बॉडी का मोशन है, वो सीधे हाथ की तरफ हो रहा है, तो देखिए वेलोसिटी भी सीधे हाथ की तरफ है। और आपने कहा था डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो देखें ये ए इनिशियल है और ये बी क्या है, ये आपके पास फाइनल है। तो भाई देखें डिस्प्लेसमेंट भी सीधे हाथ पे है, वेलोसिटी भी सीधे हाथ में है, तो हो गया ना डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का एक ही डायरेक्शन। मैं यही कह रहा हूँ, काइनेमैटिक्स या मोशन वाले टॉपिक जब तक आप पढ़ रहे हो जब तक तो ठीक है, लेकिन जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे जहां पे हमारा इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, नल पॉइंट होता है, या वो पॉइंट होता है जहां पे आपका मीन पोजीशन जिसको आप कहते हो, वहां से आप अपने टारगेट रेफरेंस को लेके चलते हो हमेशा। तो उस केस के अंदर आपको ऐसा भी मिलेगा कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है, और पैरेलल तो खैर होगी होगी, और एंटी पैरेलल भी मिल रही होगी। तो इसलिए सही डेफिनेशन ना अपने नोट्स में जरूर रख लेना। हाँ, अभी के लिए आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में बॉडी का वेलोसिटी भी आएगा और डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा, मतलब इस इन चैप्टर्स की हद तक आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी विल रिमेन पैरेलल। लेकिन सही ये वाली है जो मैंने हाईलाइट करके बता दी, ठीक है। अब आता है जनाब हमारे पास एक्सेलरेशन। सही है, पहले एक्सेलरेशन पे मजीद बातचीत कर लेते हैं, फिर आते हैं। एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी की बदलने की रफ्तार को या रेट को अपन लोग क्या कह रहे थे जनाबे वाला? एक्सेलरेशन कह रहे थे। ठीक है सर, समझ में आ गई, बेहतरीन हो गई बात। यूनिट अगर आपने इसकी देखनी है तो भाई यूनिट देख लेना। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है हमारे पास? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबरदस्त हो गया ये भी। अच्छा जनाब, पहला अब डेल्टा वी से क्या मुराद है? चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं भाई? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सबसे पहली और सबसे अहम बात, एक्सेलरेशन कब आती है? जब वेलोसिटी चेंज होती है। देखो मैं यहां लिख भी रहा हूं, अगर वेलोसिटी चेंज होगी, अगर डेल्टा वी होगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी कि नॉन जीरो होगा, ये समझ लेना। अगर चेंज इन वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी बदलेगी, यानी कि वेलोसिटी का वैल्यू नॉन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू नॉन जीरो होगा, समझो। मतलब नॉन जीरो से क्या मुराद है भाई? देखो, ये बॉडी मूव कर रही है, इसकी रफ्तार है पहले 4 मीटर पर सेकंड, कुछ देर बाद इसकी रफ्तार हो गई मान लो 6 मीटर पर सेकंड। तो इसको आपने कह दिया वी आई, इसको आपने कह दिया वी एफ। भाई बास किताबों में वी आई को जो है ना वो यू कहा हुआ होता है, इसको वी कहा हुआ होता है। इससे परेशान नहीं हो जाना यार, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको लेके ना दिल पे नहीं लिया करो, ठीक है। अब मुझे जो जिस किताब का याद रह जाता है मैं वो समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो, वो लफाजी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यू और वी से शो करते हैं अमूमी तौर पे, और वी आई वी एफ भी लिखा मिलता है बाज़ जगह पे, तो मैंने वी आई वी एफ शो कर दिया। अब अगर मैं आपको बोलूँ ना डेल्टा वी निकालो, डेल्टा वी क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो भाई 6 - 4, देखो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। गोया के कुछ ना कुछ यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आ रही है ना मेरे बच्चे, ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। क्या? कि नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। देखो, जीरो वैल्यू कब आती, मतलब जीरो वैल्यू कब होती? भाई ये मूव कर रहा था 4 मीटर पर सेकंड से, कुछ देर बाद तुमने फिर इसकी वेलोसिटी देखी, वो भी 4 मीटर पर सेकंड है, इसी डायरेक्शन के अंदर है। सही है। अब इसको आपने कह दिया भाई साहब वी आई, इसको आपने कह दिया भाई साहब वी एफ। अब एक काम करो, डेल्टा वी निकालो। कैसे आएगा भाई? फाइनल माइनस इनिशियल, तो 4 - 4 कम्स आउट टू बी 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है मेरे बेटे जीरो। तो यही मैं आपको बता रहा था कि अगर चेंज इन वेलोसिटी है, मौजूद है, होगा, यानी कि नॉन जीरो वैल्यू है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि वी आई इज नॉट इक्वल टू वी एफ। सही है, वी आई इज नॉट इक्वल टू वी एफ। इस केस के अंदर बॉडी के पास एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट
करेगी, एक्सेलरेशन होगी, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगी। और अगर 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 ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाए, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाए, यानी कि वी आई वी एफ बराबर हो जाए, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी हो जाए, यानी कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो। खूब अच्छे से सुनना क्या बोला, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो, बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो ना डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, इस केस के अंदर एक्सिलरेशन नहीं होगा, एक्सिलरेशन नहीं होगा, यानी कि एक्सिलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वेक्टर की टर्म में बात करेंगे, एक्सेलरेशन विल बी जीरो वेक्टर, एक्सेलरेशन विल बी नल वेक्टर। अबे एक्सेलरेशन तो है ना वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार, अभी वेलोसिटी बदल नहीं रही तो एक्सेलरेशन का वहां पे क्या काम है। सही है, ये एक पॉइंट, ये मतलब बहुत बेसिक सा पॉइंट है, मुझे पता है मैट्रिक लेवल का भी नहीं है ये पॉइंट, लेकिन स्टिल ये जहन में रख लेना, क्योंकि आप इससे बहुत सारी गलतियां करोगे अभी। ठीक है, जहन में रखना है इसको, नोट्स में ना जो इस तरह की बातें बताओ उनको डब्बे डुब्बे बना के रख लेना बाद में। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग, मैंने बार बार यहां पे जो टर्म यूज करी है ना समझाते हुए, इस पॉइंट को समझाते हुए मैंने बार बार जो टर्म यूज करी है वो मैंने चेंजिंग की टर्म यूज करी है, मैंने ये नहीं कहा वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, डायरेक्शन बदल रहा है, नहीं, मैंने क्या कहा, वेलोसिटी का चेंज होना। अभी वेलोसिटी का चेंज होना ना एक जामे लफ्ज है, एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, इसमें हर केस कवर हो गया। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के बढ़ने से भी चेंज होगी, मतलब पहले 4 थी अब 6 हो गई, मैग्नीट्यूड के कम होने से भी चेंज होगी, पहले 6 थी अब 4 हो गई, डायरेक्शन के चेंज होने से भी चेंज होगी, 4 मीटर पर सेकंड राइट में था अब 4 मीटर पर सेकंड अपवर्ड हो गया। जरा हाथ रेस करो, ये कितने लोगों को मेरी बातें समझ में भी आ रही हैं या मैं खुद ही खुद को समझाए चला जा रहा हूं, बोलो कितने लोग साथ साथ चल रहे हैं। अब देखो मेरे बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पढ़ लिया सर, समझ में आ गया। फिर मैंने आपको एक बात ये लिखवाई कि भाई इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये रहेगा कि बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो गया। और एंड इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो जनाब इसका मतलब फिर ये रहेगा कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद है। ठीक है सर, समझ में आती है बात की, मजीद आगे बताते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब मेरा बेटा हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को लेकर। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है भाई साहब, जहन में रखना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को निकालने के दो तरीके कार हैं। ठीक है, पहली चीज, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो वही होगा जहां पे फोर्स लग रही होगी, जो फोर्स का डायरेक्शन है वही किसका है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। दूसरा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जहां पे डेल्टा वी होगा। ये वाला पॉइंट ना खूब अच्छे से समझ लेना, ये वाला पॉइंट खूब अच्छे से समझ लेना। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मैंने कहीं नहीं बोला कि वो वेलोसिटी के अलोंग होगा, मैंने क्या बोला है, चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग या होगा फोर्स के अलोंग। तो एक्सेलरेशन सर फोर्स के अलोंग आपने कहाँ से निकाल दिया, देखो चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग तो आपने यहाँ से निकाल दिया, हमें समझ में आ रहा है कि भाई ए बराबर है किसके, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी के, ऐसे हमें समझ में आ रहा है, कोई परेशानी वाली बात ऐसी इसके अंदर है नहीं। फोर्स का डायरेक्शन कैसे बोल रहे हो भैया, न्यूटन का जो दूसरा कानून था वो क्या था, एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स अप्लाई करोगे किसी बॉडी पे तो बॉडी क्या होती है, एक्सेलरेट होती है, पढ़ना भी है हमने डायनामिक्स के अंदर ये, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो जहां पे फोर्स होगा ना बॉडी के पास, एक्सेलरेशन क्या होगा, वहीं पे आएगा। अब बच्चों को ना अमूमी तौर पे इसके अंदर दो केसेस पता होते हैं, उन दो केसेस के ऊपर पहले थोड़ी सी बात कर ली जाए। सही है, पहले तरह उन दो केसेस के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये दोनों बातें सही किस तरह से हैं हमेशा। बच्चों को पहले फिर रिपीट कर दूं, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या तो आप बोलोगे अलोंग फोर्स है, या आप बोलोगे अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। अगर ऑप्शन में सर ये दोनों लिखे हो तो कोई ना कोई ऑप्शन होगा जिसमें बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ होगा। आपने बस ये नहीं बोलना कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी वाला होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकती है, एंटी पैरेलल भी हो सकती है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वो होगा जो चेंज इन वेलोसिटी से आएगा, जहन में रख लेना इसको बार बार। और जो मैं कहता हूं ना कि ये नहीं होगा उसको भी नोट्स में लिखा करो, ताकि आपको पता हो कि ये हरकत नहीं करनी। मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये बोलना कि वेलोसिटी के अलोंग होगा, ये बिल्कुल बेकार और गलत कॉन्सेप्ट है। सही है, क्योंकि अभी मैं आपको साबित करूंगा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल भी हो सकती है। सही है, समझो अब जरा मिसाल से समझते हैं। मिसाल नंबर एक, आपके पास एक बॉडी है, मान लो मेरे बच्चे वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है मान लो 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, समझ में आती है बात। अच्छा,
अब मेरे बच्चे यहाँ पे अगर आप नोट करते हो तो आप गौर से देखो यहाँ पे, ये जो वेलोसिटी है इसको मैंने कहा 6 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में कहा है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, राइट साइड होती है, अभी पढ़ के आए थे। इसको मैंने 8 मीटर पर सेकेंड कहा है, ये भी पॉजिटिव है, कोई इसका मतलब भी क्या हो गया, राइट साइड पे हो गया। ठीक है सर। अगर आपको बोला जाए चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो भैया 8 - 6, ये भी आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव का 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। यानी कि अगर आपको बोलूं चेंज इन वेलोसिटी बनाइए, तो चेंज इन वेलोसिटी भी इस तरह से बन जाएगी, ये बनेगी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर बनेगा ऐसे करके, डेल्टा वी ऐसे करके बन जाएगा। क्यों सर, पॉजिटिव आ रहा है ना मेरे बच्चे, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, राइट डायरेक्शन होता है। और मैंने कहा था जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही किसका होगा, एक्सेलरेशन का होगा। तो एक्सेलरेशन भी इसका मतलब किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। अब समझो, आपके पास बॉडी की अपनी इनिशियल वेलोसिटी देखो, पहले वी आई वी एफ किस डायरेक्शन में थी, सीधे हाथ की तरफ थी। यानी कि बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा था, जो बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कहाँ है, राइट साइड के ऊपर है। तो एक्सेलरेशन भी कहाँ आ रही है, राइट साइड के ऊपर आ रही है। तो क्या मैं यहां से देखते हुए ये बात कह सकता हूं, एक्सेलरेशन इज, ये अगर कहीं पे ऐसे बार लगा दूं ना, समझ जाना ये यही चीज है। एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है, और से सुनना, जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है, जो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, एक्सेलरेशन उसी के अलोंग एक्ट कर रही है। सही है, उसी के अलोंग एक्ट करती हुई आपको नजर आ रही है ये चीज। भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन यही है ना, सीधे हाथ की तरफ जा रही है ना आपकी बॉडी, देखो फिर बना के ड्रॉ करके दिखा देता हूं। भाई ये जो आपकी बॉडी है जनाब, ये जो आपको आपकी बॉडी मूव करती हुई नजर आ रही है, ये किस सिम्त में जाती हुई नजर आ रही है, मुझे तो ये ऐसे सीधे हाथ की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, यकीनन आपको भी सीधे हाथ की तरफ जाती हुई नजर आ रही होगी। तो ऑटोमेटिकली आप क्या बोलोगे कि बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अलोंग राइटवर्ड, तो आप बोलोगे आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो भी उसी तरफ आ रही है। वो कैसे निकाला सर, एक्सेलरेशन नहीं समझ में आया, कैसे बताइए, फिर बता रहा हूं देखो। मैंने चेंज इन वेलोसिटी निकाला, चेंज इन वेलोसिटी निकालना आता है, सिंपल, क्या करा भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बचा, 2 बचा, और साइन क्या बचा, प्लस का बचा, साइन, साइन क्या बचा, प्लस का बचा। भाई प्लस वेक्टर में क्या होता है, राइट डायरेक्शन होती है या अपवर्ड होती है। तो अभी हम वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं और वो एक्स के अलोंग वाले मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा वी राइट के अलोंग 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो आपने बोला जब डेल्टा वी राइट के अलोंग है तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो गई, राइट के अलोंग हो गई। तो आपको पता चल गया एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैं भी आपको इसी चीज को एक और तरह से समझाऊंगा, अभी पहले एक तरह से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, अब देखो, मान लो यही मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, ये मूव कर रहा था पहले 6 मीटर पर सेकेंड से, अब कुछ देर बाद इसकी स्पीड हो गई मान ली 3 मीटर पर सेकेंड। ये भी डेली रूटीन का केस है, ठीक है, ये भी डेली रूटीन का केस है। अच्छा, ये सोचना कि अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो उसकी डायरेक्शन तब्दील हो जानी चाहिए, ये कोई लाजमी थोड़ी है भाई। ये मैं ये केस आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं मैं। भाई आप एक गाड़ी में बैठे हुए हो, आपकी गाड़ी चल रही है मस्त एक सर्टेन रफ्तार से, आपने दूर से देखा कि सिग्नल रेड हुआ हुआ है, तो आप ब्रेक पेडल प्रेस करते हो। जब ब्रेक पेडल प्रेस करते हो तो आपकी गाड़ी क्या रिवर्स डायरेक्शन में भागना शुरू हो जाती है, नहीं भाई। प्रैक्टिकल केस देखा होगा ना कभी गाड़ी में आप जा रहे हो, सामने आपने देखा कि कोई मान लो किसी वजह से आपको रुकना पड़ रहा है, कोई आगे सिग्नल रेड है या कोई भी XYZ इशू है, कोई रोड टूटा हुआ है, कोई भी मसला हो सकता है यार, कोई भी प्रॉब्लम आया हुआ है, आपने ब्रेक पेडल प्रेस किया, तो मेरे बच्चे ब्रेक पेडल प्रेस करते ही ऐसे तो नहीं होगा गाड़ी आपकी रिवर्स में भागना शुरू हो जाएगी। गाड़ी तो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, हाँ, उसकी स्पीड बदतदरीज कम होती जा रही होगी, ग्रेजुअली उसका स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो ये सोचना कि भाई स्पीड कम हो रही है तो डायरेक्शन शुड बी रिवर्स, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल चीजें में नहीं होता ऐसा, ठीक है। अब अगर आपको बोलूं यार, फिर देखो यहाँ पे भी देख लो, ये 6 पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में ही बनी हुई है, ये भी पॉजिटिव है, कहाँ बनी हुई है, राइट डायरेक्शन में आपको नजर आ रही है बनी हुई, ठीक है सर, समझ में आ रही है बात, अब समझो आगे। अगर मैं आपको बोलूं चेंज इन वेलोसिटी कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3 - 6 क्या आया, माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड आ गया उठ करके, समझता है, माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये देख, ये डेल्टा वी एक वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, नेगेटिव साइन राइट लेफ्ट में से शो करता है किसको, लेफ्ट। इसका मतलब अब मैं आपको बोलूं ना, अगर चेंज इन वेलोसिटी बना के दिखाइए, तो चेंज इन वेलोसिटी बनाने का मतलब ये है। नाउ दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, ये है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। कैसे पकड़ा आपने, वेक्टर की मदद से पकड़ा आपने। क्यों, आपको यह बात पता है कि वेक्टर की दुनिया में सर वेलोसिटी तो वेक्टर है, इनिशियल भी और फाइनल भी, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे वेक्टर हो गया। भाई समझो एक बात को, अगर मैं एक्स में एक्स को ऐड करूं
तो आप इसका आंसर 2 लिखोगे या इसका आंसर 2x लिखोगे? भाई जाहिर है 2x लिखोगे ना। तो किसी अल्जेब्रिक टर्म में दूसरी अल्जेब्रिक टर्म ऐड होगी तो आंसर भी अल्जेब्रिक टर्म में आएगा। एक मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स ऐड करेगा तो आंसर भी मैट्रिक्स आएगा। तो एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर जोड़ेगा तो आंसर भी तो वेक्टर आएगा। ठीक है। तो जब आपने फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी निकाली तो आंसर विल कम आउट टू बी अ वेक्टर। तो डेल्टा वी इज अगेन अ वेक्टर। और वेक्टर में ये पॉजिटिव और नेगेटिव तमीज करता है डायरेक्शन की। तो लेफ्ट लेफ्ट साइड हो गया, ये बना दिया। अब इसका जो डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन का है। अब देखो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं। अब मैं आपसे पूछूं भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, देखो यहां ड्रॉ करके फिर से बता रहा हूं मैं। ये देखो, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। कैसे पता चला? अरे भैया गाड़ी तो इसी सिम्त में जा रही है ना, मैंने बना के दिखाई अभी आपको थोड़ी देर पहले। ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखो एक्सेलरेशन कहां आ रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है। क्या बोलोगे? अब बोलोगे एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल। एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जहन में रखना, एक्सेलरेशन पैरेलल भी हो सकता है, एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल भी हो सकता है। और अभी एक मतलब और भी केसेस पॉसिबल है, और भी एक केस पॉसिबल है। अब वो चूंकि हम ई कैट एम डी कैट की फिजिक्स पढ़ रहे हैं आपके लिए जरूरी नहीं है, वरना वो भी बता देता। ऐसा भी हो सकता है एक्सेलरेशन का मोशन से कोई ताल्लुक ही ना हो, मतलब मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन ना उसके पैरेलल हो ना एंटी पैरेलल हो, ऐसा भी मुमकिन है। सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है, मैं आपको वहां साबित भी करा दूंगा ये चीज कि वहां पे एक्सेलरेशन जो है वो एंटी पैरेलल भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। अब क्योंकि आपकी किताब में उसकी ज्यादा तफसील नहीं है, बिल्कुल भी तफसील नहीं है इनफैक्ट, तो मैं इसलिए नहीं जा रहा उस बहस में, वो हम ट्रैक से हट जाएंगे फिर। ठीक है। तो पहली चीज, इसको भी मैंने फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी साबित करना है। एक्सेलरेशन का जो ताल्लुक था चेंज इन वेलोसिटी से वो मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन, हाँ ये बात कहां से निकली थी कि एक्सेलरेशन बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर या अलोंग द फोर्स वेक्टर। पहले ये बता दो कि ये बात समझ में आ गई, एक्सेलरेशन पैरेलल टू द मोशन भी हो सकता है, एंटी पैरेलल टू द मोशन भी हो सकता है। यानी कि एग्जामिनर सवाल ये पूछता है कि पैरेलल टू द मोशन कब है, तो आप बोलोगे जब बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है। जब बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है तो पैरेलल है। जब बॉडी का स्पीड कम हो रहा है तो एंटी पैरेलल है। और पूछने के क्या तरीके होते हैं? और पूछने को बोलेगा अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है, और बोलेगा अगर वी एफ ग्रेटर देन वी आई है। ये सब चीजें वो पास पेपर में पूछ चुका है। यहां पे अगर डेल्टा वी नेगेटिव है या अगर वी एफ लेस देन वी आई है, ये सब चीज पूछेगा ऐसे करके। सही है। तो इस केस में अगर आपको बोला जाए कि भाई एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल क्या है, तो एंगल आप बोलोगे थीटा 0 डिग्री है, क्योंकि दे बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स। यहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल क्या है, तो आप बोलोगे थीटा यहां पे आपके पास 180 डिग्री है या पाई रेडियन है। डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। सर्कुलर मोशन में हम पढ़ेंगे कि ये काम कैसे हो रहा होता हैगा। बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है। अब देखो आगे। अब देखो बच्चे, अच्छा, एक जो सवाल था कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हमेशा डेल्टा वी के अलोंग होगा, तो मेरे बच्चे ये देखो इन्हीं दो एग्जांपल्स में आपका जवाब मौजूद है। ये देखो पहले वाली इसके अंदर अगर आप देखते हो तो आपको ये बात वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि आपके पास जो बॉडी है वो इस सिम्त में जा रही है और डेल्टा वी इस सिम्त के अंदर है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी बॉडी इसी सिम्त में जा रही है जबकि डेल्टा वी इस सिम्त के अंदर है। तो बताने का मकसद ये कि ऐसा कोई रट्टा नहीं है कि डेल्टा वी और जो वेलोसिटी है वो हमेशा पैरेलल होगा, वो एंटी पैरेलल भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। तो वो हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, कि वो क्या है। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी कब होगी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी कब होगी। उसके दो केसेस थे जिनसे अक्सर वो बेशतर हमारे क्वेश्चंस आए हुए माजी में, वो मैंने आपको तसल्ली के साथ कवर करा दिया। ठीक है। अच्छा, अब देखो साथ में एक्सेलरेशन का जो फोर्स का डायरेक्शन है, अभी तक मैंने रिटार्डेशन विटार्डेशन कुछ नहीं बताया भाई, तो उससे परेशान नहीं होना, वो सब अभी आएगा, लेटर ऑन आएगा। पहले जितना फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना वो हम कवर कर लें जरा। अब देखो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, मैंने कहा वो वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है। अब इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। वापस आ जाओ, वापस दो एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 1, मान लो आपके पास एक कोई बॉडी है जो कि मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ करके हो जाती है मेरा बेटा 8 मीटर पर सेकेंड। आप मान लो गाड़ी के अंदर हो, सही है, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो और उसकी रफ्तार पहले 4 मीटर पर सेकेंड थी, अब बढ़ के 8 मीटर पर सेकेंड हो गई है।
आप बताओ कि ये जो वेलोसिटी है ये कैसे बढ़ी होगी गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर वेलोसिटी को बढ़ाने का तरीका ये होता है कि आपके पास एक एक्सेलरेटर पेडल होता है। आप वो एक्सेलरेटर पेडल प्रेस करते हो तो आपका इंजन आपकी गाड़ी के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगाता है। जब आपका इंजन आपका इंजन जो है वो आपकी गाड़ी के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो गाड़ी तेजी से आगे जाएगी। और आसान मिसाल ले लो, और आसान मिसाल ले लो। मान लो ये कोई गाड़ी है, मिसाल के तौर पे देखो समझो, ये कोई गाड़ी है मेरे बच्चे, ये मान लो एक गाड़ी है, ठीक है। ये देखो ये कोई गाड़ी है। इस गाड़ी के ऊपर ना पीछे से कुछ लोग जो है ना वो ताकत लगा रहे हैं, समझना यहाँ पे। इस गाड़ी के ऊपर पीछे से ना कुछ लोग ताकत लगा रहे हैं, और जो ताकत लग रही है इसके ऊपर वो लेट से इस डायरेक्शन में ताकत लगा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे। और ये गाड़ी आगे मूव कर रही है, इसकी कुछ स्पीड है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। और पीछे से ताकत लगाने वाले जो लोग हैं वो 4 न्यूटन की ताकत लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। कुछ देर बाद मैंने देखा कि यार ये लोग गाड़ी को धक्का देके पेट्रोल पंप तक लेके जा रहे हैं। मैंने बोला यार मैं भी इनकी हेल्प करता हूँ। तो मैंने भी आके इस डायरेक्शन में ताकत लगाना शुरू कर दी। अब मेरी ताकत भी इसमें ऐड हो गई, तो मान लो अब टोटल ताकत हो गई 7 न्यूटन। तो रूटीन की बात है, आपने ये चीज़ देखी होगी ना कि इसकी स्पीड भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपने स्पीड क्या हो गई, बढ़ा दी, सही है। अब आप देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ जो फोर्स लगी है किस डायरेक्शन में लग रही है, तो आप देखो आपको ये चीज नजर आ रही है कि फोर्स कहां लग रही है। फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रही है। फोर्स कहां लग रही है, राइट डायरेक्शन में लग रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है, फोर्स कहां लग रही है, अनबैलेंस फोर्स, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी चेंज हुई है। देखो पहले 2 थी ना, अब वेलोसिटी कितनी हो गई, 4। तो आपके पास जो एडिशनल फोर्स आई है वो कितनी है, 3 न्यूटन की एडिशनल फोर्स आई है। कहां पे आई है, किस सिम्ट में आई है, किस डायरेक्शन में आई है, राइट डायरेक्शन में आई है। तो आप बोलोगे फोर्स कहां पे एक्ट कर रही है, राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो आपको नजर आ रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन भी कहां होगा, राइट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही किसका होता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। नहीं तो इसको ऐसे समझ लो आप, देखो वही वाली मिसाल ऊपर वाली, कि एक गाड़ी मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड से। कुछ देर बाद इसकी रफ्तार बढ़ के कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकंड। कैसे बढ़ी होगी, इंजन ने इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी होगी, यानी कि इसी डायरेक्शन में क्या किया होगा, फोर्स अप्लाई हुई होगी। जब भी तो गाड़ी की स्पीड क्या हुई, आगे जाते हुए बढ़ी है। तो आपके पास गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जहां पे फोर्स लगती है वहीं पे क्या आती है, एक्सेलरेशन आती है, सही। जिस सिप में फोर्स लगेगी उसी सिप में क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगी। अच्छा, अब इसी मिसाल को दूसरे तरीके से वाइस वर्सा समझ लो। अब मानो आपके पास ये जो मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो एक गाड़ी है, लेट से ये गाड़ी आपके पास मूव कर रही है 8 मीटर पर सेकंड से। ये आगे मूव करती हुई जा रही है। अगर आपने इसको रोकना है, आप गाड़ी में बैठे हुए और गाड़ी एक सर्टेन स्पीड से ट्रेवल करती हुई जा रही है, और आपने क्या करना है, आपने गाड़ी को रोकना है, ब्रेक लगानी है। तो आप एक्सेलरेटर प्रेस करोगे या ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करोगे, आप ब्रेक दबाओगे। ब्रेक दबाने का मतलब क्या होता है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या होगा, फोर्स अप्लाई करेगा। इस रिवर कोई बंदा आगे भागता हुआ जा रहा है, आपने उसे रोकना है, तो आप पीछे से अपनी तरफ घसीटोगे उस बंदे को। रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाने से क्या होगा, गाड़ी की जो स्पीड है वो बतदरीज कम होती जाएगी। मतलब गाड़ी चल अभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रही होगी, बस इसकी स्पीड पहले 6 हो जाएगी, फिर कुछ देर बाद कम होगी 4 मीटर पर, मतलब ऐसे कम होती जाएगी स्पीड। भाई जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, गाड़ी रिवर्स में चलना शुरू नहीं हो जाती, गाड़ी का डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी भी वही है। भाई अगर मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करूंगा इसमें, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो अभी भी यही है, गाड़ी चल अभी भी इसी डायरेक्शन में रही है। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये आपकी गाड़ी का डायरेक्शन ऑफ मोशन है। आप क्या कर रहे हो, आप ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जब आप ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो अब की बार जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में आएगा आपके पास। तो बताने का मकसद ये था कि जिस शिफ्ट में फोर्स लग रहा होगा उसी शिफ्ट में आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। यहां से आप मजीद 2 चीजें क्लियर कर लो, देखो मजीद 2 चीजें क्लियर कर लो, फिर मैं एक मिसाल और देता हूं। गाड़ी देखो इस केस में कहां जा रही थी, इस डायरेक्शन में जा रही थी, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन था। यहां से आपने एक चीज और सीख ली कि बॉडी जिस सिम्ट में जा रही हो, और ये हम रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं, बॉडी जिस सिम्ट में जा रही हो अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी तो स्पीड बढ़ेगी। बॉडी जिस सिम्ट में जा रही हो अगर रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी तो स्पीड कम होगी। मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में पेन है, मैं पेन को ऊपर की तरफ उछाल देता हूं, जब तक पेन ऊपर जा रहा है स्पीड कम हो रही है। क्यों, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है, बॉडी ऊपर जा रही है तो स्पीड कम हो रही है। ऊपर जाके पेन रुकेगा, रुकेगा क्यों, स्पीड कम होती हो तो जीरो हो गई।
फिर जब पेन ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पेन भी नीचे आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहां एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो इफ फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड विल इंक्रीज। इफ फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड विल डिक्रीज। ध्यान में रख लेना ये बात। अब यहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रिटार्डेशन का या एक्सेलरेशन का। अगर मेरा बेटा स्पीड बढ़ रही हो, ध्यान में रखना, अगर मेरे बच्चे स्पीड बढ़ रही हो, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही हो, अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो, तो उसे आप कहते हो एक्सेलरेशन। अगर स्पीड कम हो रही हो, अगर स्पीड क्या हो रही हो? कम हो रही हो, या डीसेलेरेशन आ रही हो, तो इसको आप कहते हो बॉडी क्या कर रही है? डीसेलरेट कर रही है या रिटार्डेड मोशन परफॉर्म कर रही है। एक चीज और यहीं पे नोट्स में डाल लेना, काइनेमेटिक्स को लेके बहुत सारे लोगों के गलत कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं होता, ये भी नोट्स में लिख लेना। बहुत क्लियरली और कैटेगोरिकली मेंशन कर रहा हूं ये बात में। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का बस इतना ही मतलब होता है जो मैंने आपके सामने लिखा है। एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड का बढ़ना, रिटार्डेशन का मतलब क्या है? स्पीड का कम होना। मजीद एक बात सुन लो, रिटार्डेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन में भी हो सकती है और नेगेटिव एक्सेलरेशन में भी हो सकती है। सिमिलरली एक्सेलरेशन पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। अभी आहिस्ता आहिस्ता सब समझेंगे, सब पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। एक्सेलरेशन का मायना बॉडी का स्पीड बढ़ना, रिटार्डेशन का मायना बॉडी का स्पीड कम होना, बस इतनी सी बात है। स्पीड के बढ़ने से क्या मुराद है भाई? स्पीड के बढ़ने से यह मुराद है कि फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है। स्पीड के कम होने से क्या मुराद है भाई? कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जो थी वो ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी क्या है? कम है, यानी कि बॉडी का जो स्पीड है वो कम होता चला जा रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब, अगर कोई बोले पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मायना स्पीड बढ़ना और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मायना स्पीड कम होना, तो ये गलत है। फेडरल या केबीके बोर्ड की किताब में एक तस्वीर भी बनी हुई है जिससे आपको ये बात मजीद वाज़ेह हो जाएगी। मैं तो अभी आपको यहाँ पे मजीद कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अब समझो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर समझते हैं आगे आते हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहूं एक्सेलरेशन जिसका मायना स्पीड का बढ़ना है, तो इससे आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि फोर्स लग रही है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो मैंने अभी ऊपर मिसाल दी थी उसके अकॉर्डिंग। और यहां से ये बात समझ में आ रही होगी कि फोर्स लग रही है एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि जाहिर है अगर फोर्स एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगी तो उसी केस में स्पीड ने क्या होना है? कम होना है। अदरवाइज स्पीड कम नहीं होगी। और ये बातें सारी अच्छे तरीके से हजम कर लेना, वरना गिराफ जहाज हो रहे होंगे। ग्राफ में यही सारी चीजें आपके पास आएंगी, दोबारा से नई कोई चीज नहीं आएगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब समझते हैं आगे। अब हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो समझते हैं जरा। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन जनाब आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है सर, बेहतरीन, समझ में आ गया। डायरेक्शन हमने पढ़ लिया, उसका चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग था या फोर्स के अलोंग था। ठीक है, अब आपसे मैं अगर पूछता हूं कोई भी वेक्टर पॉजिटिव कब होता है या नेगेटिव कब होता है, तो आप क्या बोलोगे? अब बोलोगे भाई अभी बताया था, वेक्टर पॉजिटिव होता है अगर वो राइट साइड पे हो, ठीक है, अगर वो अपवर्ड हो, ठीक है, अगर वो आउटवर्ड हो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, आप उल्टा भी कर सकते हो। वेक्टर नेगेटिव होता है अगर वो लेफ्ट की तरफ हो, अगर वो डाउनवर्ड हो, अगर वो इनवर्ड हो। यही है ना? मतलब प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड के अलोंग है तो वेक्टर विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव, दुनिया भर के स्टैंडर्ड। अगर नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई इनवर्ड है तो वो क्या ट्रीट होगा? वो ट्रीट होगा नेगेटिव वेक्टर के तौर पे। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के मैं आपको दोनों मिसालें देता हूं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपके पास रिटार्डेशन कब होगा और एक्सेलरेशन कब होगा। समझना, खूब अच्छे से समझना, अच्छे तरीके से। यहां पे ये मान लो आपके पास एक कोई, इसको मैं कह रहा हूं मेरा केस 1A, समझना खूब अच्छे से। और थ्योरेटिकल एमसीक्यूज का वेटेज हमेशा ज्यादा होता है, तो अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रख के जाओ। ये मान लो आपके पास बॉडी है, ये कहां जा रही है? सीधे हाथ की तरफ जा रही है। इसकी कोई भी एक स्पीड है, मान लो इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपसे पूछता हूं बता मुझे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? भाई ये है इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है सर, समझ में आ गई, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अब सुनना, मैं क्या, मैं जो केस 1 पढ़ा रहा हूं वो किसके लिए पढ़ा रहा हूं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए पढ़ा रहा हूं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है? जब वो प्लस एक्स के अलोंग हो, यानी कि राइटवर्ड हो या अपवर्ड हो या आउटवर्ड हो। ऐसे यही बताए ना केसेस सारे। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की हम बातचीत कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन है जो किसका है? फोर्स का है। सही है। तो इसका मतलब
मैं ये कह रहा हूं, सुनना गौर से, फोर्स इसके ऊपर बॉडी पे लग रही है सीधे हाथ की तरफ। एक मिनट, इसको पतला कर दिया जाए थोड़ा सा। फोर्स कहां लग रही है जनाबे वाला? देखो, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है। बस 10 मिनट में, ये फोर्स आ रही है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन है। अब देखो फोर्स कहां लग रही है, सीधे हाथ की तरफ। अभी हमने ऊपर ये बात साबित करी, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। फोर्स कहां है? राइट साइड पे, तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी कहां है? राइट साइड पे। सही है। अब देखो इस केस में आपके पास जो बॉडी की स्पीड है ना मेरे बेटे, वो क्या होगी? बढ़ेगी। सुनना गौर से, यहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ा रहा है। सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों हुआ? फिर बता रहा हूं, फिर सुनो। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन के पॉजिटिव होने से फकत सिर्फ इतनी मुराद है कि वो राइट वर्ड लग रही है। सही है, ठीक है सर। फोर्स राइट वर्ड लगी, बॉडी सीधे हाथ पे जा रही थी, आपने मजीद सीधे हाथ पे धक्का दिया, स्पीड बढ़ गई उसकी। सही है। अच्छा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्सेलरेट कर रही है बॉडी को। अच्छा, अब जरा केस 1B समझो जरा। केस 1B, यही बॉडी है, अब ये ऐसे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछता हूं, मुझे बताओ इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, तो ये बनेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, यही बनेगा ना भाई। बॉडी जब उल्टे हाथ पे जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी यही बन जाएगा। और मैं केस कौन सा पढ़ा रहा हूं? मैं केस आपको पढ़ा रहा हूं पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला केस। कौन सा केस पढ़ा रहा हूं? हेडिंग देखो डली हुई है यहां पे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला केस पढ़ा रहा हूं मैं आपको यहां पे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि मुझे फोर्स लगानी है सीधे हाथ पे, फोर्स को मैं उल्टे हाथ पे नहीं लगा सकता। ये लगा दी मैंने फोर्स सीधे हाथ पे। भाई फोर्स राइट वर्ड लग रही है जी सर, लग रही है। तो फोर्स के राइट लगने का मतलब क्या है? फोर्स पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। भाई यही मतलब होता है पॉजिटिव का, और कुछ नहीं होता। अब आप सोचो, क्या ये फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है या ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है? सर ये तो ओपोजिट है। तो मेरे बच्चे, जब ये ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, सुनो गौर से, जब ये ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो ये इसकी स्पीड बढ़ाएगा या कम करेगा? ऑब्वियस सी बात है, स्पीड कम करेगा। स्पीड क्या करेगा? कम करेगा। तो लो भाई, तुम्हारा जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन था उसने बॉडी का रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर दिया यहां पे, उसने बॉडी को डिसेलरेट कर दिया यहां पे, समझो। है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लेकिन क्या कर रहा है? डिसेलरेट कर रहा है। अब वो सारे के सारे नोट्स जहां आपने ये लिखा हुआ है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेड मोशन करता है, उनको रद्दी की टोकरी में डाल देना जाके। नजर आ गई ये चीज? ये आपको केपीके बोर्ड की किताब में भी बनी हुई मिल जाएगी, एज इट इज फिगर। मतलब उन्होंने थोड़ा सा गाड़ी माड़ी बनाई हुई है, जाहिर है मैं गाड़ी नहीं बना सकता, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही एक बॉडी बना के दिखा दिया। अब इसी को अगर किसी को अब तक नहीं समझ में आया, मैं फिर समझा रहा हूं नेगेटिव एक्सेलरेशन को लेके। चलो मान लेते हैं आपको अब तक नहीं समझ में आया, कोई मसला नहीं है। मैं फिर से पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, गौर से कॉन्सेप्ट को समझना और कॉन्सेप्ट को फील करना। हम बात कर रहे हैं किसकी जनाब? नेगेटिव एक्सेलरेशन की हम बात करने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सुनो गौर से बात को, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है भाई? एक्सेलरेशन है जनाब वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब नेगेटिव एक्स के अलोंग डाउनवर्ड या इनवर्ड, ठीक है। अब देखो वापस, अब आ रहा है केस 2A। पहले वापस आपके पास एक कोई बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं मुझे बताओ यार इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, तो भाई ये होगा इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। भाई सिंपल ना, बॉडी जिस सिंथ में जा रहा है वही डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। फिजिक्स सिंपल, दिमाग का सब्जेक्ट है, जो चल रहा है वही है, आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। अब देखो मैंने क्या करना है, नेगेटिव एक्सेलरेट करना है, तो मतलब नेगेटिव फोर्स लगानी है। नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या है? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। भाई ये लगा दी मैंने फोर्स यहां पे, ये आ गई मेरी फोर्स। सही है, ये फोर्स आ गई। फोर्स कहां है? नेगेटिव एक्स के अलोंग, तो एक्सेलरेशन भी कहां है? नेगेटिव एक्स के अलोंग, सिंपल। अब ये क्या कर रहा है यहां पे? स्पीड को बढ़ाएगा या कम करेगा? भाई फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ऑटोमेटिकली ये स्पीड को क्या करेगा? ये स्पीड को बढ़ाएगा। अच्छा, केस 2 भी समझ लो अब जरा, अभी भी नहीं समझ में आया तो। ये मान लो भाई आपके पास बॉडी है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है सर, समझ में आता है। अब अगर मैं आपको बोलूं जरा मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन तो बताइए, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या बनेगा मेरे बेटे? वो ये बन जाएगा, ये बॉडी आपके पास जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। अब मैंने क्या करना है? मैंने नेगेटिव एक्सेलरेट करना है इसे, यानी कि नेगेटिव फोर्स अप्लाई करूंगा तो नेगेटिव एक्सेलरेट होगा भाई। ये आ गया, ये, ये आ गया।
ये आ गया मेरा बेटा हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेट, यानी कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है ये। सही है। अब समझो यहाँ पे बात को अच्छे से। अब यहाँ पे जो आपके पास ये आपके पास फोर्स लग रही है उल्टे हाथ की तरफ, तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है भाई, एक्सेलरेशन यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है। क्यों भाई? नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ नेगेटिव एक्स के लॉन्ग होता है और कुछ नहीं होता इसके अलावा। अब इसके अंदर आपके पास अगर आपको मैं बोलूं, अब ये वाला जो फोर्स है ये क्या करेगा, इसके मोशन को एक्सेलरेट करेगा या डिसेलरेट करेगा? तो भाई साहब ये इसको डिसेलरेट करेगा। ये क्या करेगा? डिसेलरेट करेगा, इसको रिटार्ड करेगा। तो देख लो, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो इसको रिटार्ड भी कर रहा है और नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो उसकी स्पीड ऊपर बढ़ा भी रहा था। तो आप देख लो, पॉइंट समझ में आ रही है? तो इट हैज नथिंग टू डू विद दिस के पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमेशा बॉडी को एक्सेलरेट करता है और नेगेटिव हमेशा रिटार्डेड मोशन करता है। बोलो, क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको अच्छे तरीके से फील हो गया? अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। अब देखो मेरा बेटा, ये हमने हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है ना इसका भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास एक्सेलरेशन के अंदर ना छोटी छोटी एक दो चीज़ें हैं, उनको भी डिस्कस कर लें ताकि हमारा एक्सेलरेशन का टॉपिक वाइंड अप हो जाए। हमारे पास एक होता है मेरे बेटे एक्सेलरेशन के अंदर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक होती है एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे मैंने पढ़ाया था। इंस्टेंटेनियस क्या होती है? किसी भी एक लम्हे की एक्सेलरेशन, यानी कि आप ऐसे लिखोगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो, और यहाँ पे आएगा डेल्टा वी अपॉन में आ गया टी। यानी कि अगर आप किसी भी एक छोटे से लम्हे में बॉडी की वेलोसिटी में क्या चेंज आया वो जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए मेरा बेटा हमारे पास आएगा, क्या चीज आएगा उसके लिए? हमारे पास आएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसके लिए हमारे पास क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी चीज मेरा बेटा हमारे पास क्या है? दूसरी चीज हमारे पास है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है मेरा बेटा हमारे पास? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यानी कि आप पूरी कहानी के बाद में देखो कि भाई वेलोसिटी में क्या चेंज आया, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल क्या है, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। ये मेरा बेटा आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन है। जो जैसे ऊपर बताया था, पीछे बताया था कि आपके पास अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस दे रही है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर होगा। अगर यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस नहीं दे रही है तो इंस्टेंटेनियस एवरेज से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ। ठीक है मेरा बेटा, अब वापस सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इससे भी आपके पास ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं और आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो इससे बनेगा। क्या होता है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? सही सुनो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन मौजूद है। पहले तो ये बात समझ लो, मैं लिख भी देता हूं यहां पे। चाहे बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, चाहे बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन मौजूद है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। सही है सर, ये बात क्यों बताई? ये बात इसलिए बताई, एक्सेलरेशन नॉन जीरो होने का मतलब क्या होता है भाई? कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये बात ना अपने पल्लू से बांध लेना, अच्छे से अपने पास संभाल के रख लेना अच्छे से, कि चाहे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्कस करें चाहे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्कस करें, इन बोथ द केसेस वेलोसिटी विल डेफिनेटली बी चेंजिंग। ये मतलब है इसका। पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी लाजमन क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। किसमें? चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो चाहे दोनों में हो रही होगी। तो सर फिर फर्क किस चीज का है? फर्क है वेलोसिटी के चेंज होने का। सुनना गौर से, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सुनना, एक्सेलरेशन का दारोमदार किस पर है? एक्सेलरेशन का दारोमदार वेलोसिटी पर नहीं है, एक्सेलरेशन का दारोमदार चेंज इन वेलोसिटी पे है। यूनिट टाइम में बॉडी की वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। यूनिट टाइम में बॉडी की वेलोसिटी में चेंज कम आएगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है। दारोमदार किस पर है? चेंज इन वेलोसिटी पर है। सुनना, खूब अच्छे से सुनना। अब देखो, एक्सेलरेशन के यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन के यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होने से यह मुराद है, अगर अगर जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो यूनिफॉर्म है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। क्या मतलब सर इस बात का? अगर चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। और अगर चेंज इन वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। क्या मतलब सर? मिसाल से बात को समझाइए, हमें मिसाल से समझते हैं। देखो, समझते हैं बात को।
टेंशन नहीं लो, मैंने आपकी क्लास जो है ना वो आगे करा दी है, कंप्यूटर का भी बोल देता हूँ। बस ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल फ्री होके बैठो, जब तक एक क्लास एंड नहीं होगी ना तब तक दूसरी क्लास स्टार्ट नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, ऑनलाइन में तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके पास, कोई परेशानी नहीं होती है। आप भी सुकून में हो, घर से क्लास ले रहे हो, हम भी सुकून में ऑफिस से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, ये मान लो हमारे पास एक्स है, ये मान लो हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, वाई है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब समझना यहाँ पे, मान लो एक्स से वाई तक जाने में बॉडी को कुछ टाइम लगता है। ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। 1 सेकेंड का स्लॉट, दूसरे सेकेंड का स्लॉट, तीसरे सेकेंड का स्लॉट, चौथे सेकेंड का स्लॉट और पांचवें सेकेंड का स्लॉट। कितने हो गए भाई हमारे पास, ये 5 सेकेंड हो गए। ठीक है सर, समझ में आ गई यहाँ तक की बात हमें। अब देखो, मान लो कि पहले सेकंड में बॉडी की रफ्तार थी 2 मीटर पर सेकेंड, अगले में थी 4 मीटर पर सेकेंड, उसके अगले में थी 6 मीटर पर सेकेंड, उसके अगले में थी 8 मीटर पर सेकेंड, उसके अगले में थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो, पहले से दूसरे सेकंड में जाते हुए क्या वेलोसिटी में तब्दीली आई 1 सेकंड में? आई सर। कितनी आई है? 2 मीटर पर सेकेंड आई। क्या दूसरे से तीसरे सेकंड में आई है? आई है सर। कितनी आई है? 2 मीटर पर सेकेंड। क्या तीसरे से चौथे में आई है? आई है सर। कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। यहां भी आई है। गोया के हर 1 सेकंड बाद बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली आई है। कितनी आई है? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो, क्या यह बात सबको समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। यानी कि हर 1 सेकंड में जो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट है। ये देखो, यही तो लिखा है। ये मैंने नहीं बोला कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, होगी चेंज, ये लिखा है। लेकिन वो चेंज कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, वो चेंज रैंडम नहीं होगा। देखो, अगर एक्सेलरेशन बॉडी के पास है, भले वो यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, कुछ भी होती रहे, इसका मतलब, अगर ये बात ऊपर भी बताई थी मैंने, यही सेम बात, कि अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी लाजमी होगा। वेलोसिटी ने चेंज होना ही होना है। अब ये बात बार बार इसलिए बता रहा हूं कि एक दफा माजी में एग्जामिनर ने इस तरह का एक चीज बना के दे दिया। देखो, अब आप देखो, आप में से जितने लोगों के जहन में ये वहम आ रहे हैं ना, तो अब ये चीज सुन के दूर हो जाना चाहिए। उसने क्या दिया बना के, ये एरो मैरो नहीं बनाए थे उसने। समझना आप, जरा सवाल समझना। उसका ये था, ये बना दूं 1 मिनट फिर आपको बताता हूं। उसने क्या गेम करा, उसने कहा भाई पहले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर। अब बच्चे को लगता है यार देखो बॉडी की वेलोसिटी कितनी जबरदस्त चल रही है ना, पहले सेकंड में भी वही थी, फिर दूसरे में भी वही है, फिर दूसरे में, तीसरे में भी, फिर चौथे में भी, फिर पांचवें में भी। तो बच्चा बोलेगा सर देखे ना, एक्सेलरेशन तो सीधा सीधा क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। भाई आपके इस जवाब में ही गलती है। यहां पे आप ये नहीं बोलोगे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ये गलत हो जाएगा। आप बोलोगे यहां पे एक्सेलरेशन 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों स्क्वायर? क्यों? भाई एक्सेलरेशन का दारोमदार किस पर है? चेंज इन वेलोसिटी पे। पहले से दूसरे सेकंड में जाते हुए वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आया है? 0 का। यहां चेंज कितना है? 0 का। चेंज कितना है? 0 का। अबे जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन किधर से नाजिल होगी? नहीं होगी नाजिल। तो एक्सेलरेशन का दारोमदार वेलोसिटी के चेंज के साथ मुंसलिक है। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड्स। ठीक है सर, समझ आ गया। अब आपके पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब है? अब देखो यहां 1 सेकंड में चेंज कितना आया? 2 का। 1 सेकंड में चेंज कितना आया? 2 का। यानी कि अगर, सुनना गौर से, इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस यूनिफॉर्मली, क्या बोला? इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस यूनिफॉर्मली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी कैसे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। और बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होती है जब बॉडी पे यूनिफॉर्म फोर्स लगती है। अगर बॉडी पे लगने वाली फोर्स का वैल्यू चेंज होगा तो बॉडी में आने वाला एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज होगा। खुद सोचो, गाड़ी है, फोर्स आप एक बराबर लगा रहे हो तो एक बराबर उससे इसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप कभी, जैसे आप कभी गाड़ी में बैठे तो ये हरकत करके देखना, आपने एक्सेलेटर पेडल को एकदम प्रेस किया छोड़ दिया, प्रेस किया छोड़ दिया, प्रेस किया छोड़ दिया, आप फोर्स लगा रहे हो हटा रहे हो, लगा रहे हो हटा रहे हो, फोर्स वेरी कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी झटके मारते हुए जाएगी। क्यों? एक्सेलरेशन कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, ऐसे चलेगा। लेकिन अगर आप एक स्मूथ उससे स्पीड से प्रेस करके रखोगे तो एक कांस्टेंट रेट पे आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, यानी कि आपकी गाड़ी यूनिफॉर्म एक्सेलरेट होती भी जा रही है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आसान डेफिनेशन, ऐसा एक्सेलरेशन जो कि तब्दील हो रहा हो। सही है, ऐसा एक्सेलरेशन जो कि क्या हो रहा हो? तब्दील हो रहा हो। ठीक है सर, अब बताइए वो कैसे होगा? इसी चीज को जो मैंने ऊपर कॉपी किया था वापस यहां डाल देता हूं लाके।
मान लो अब पहले सेकंड में बॉडी की कुछ वेलोसिटी थी, फिर दूसरे में भी थी, फिर तीसरे में भी थी, फिर चौथे में भी थी, अब अलग अलग वेलोसिटी ले लेते हैं। मान लेते हैं भाई यहाँ पे दूसरे में हुई 4, तीसरे में हो गई मान लो 10, चौथे में हो गई मान लो 8, फिर हो गई यहाँ पे आपके पास मान लो 5। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बॉडी की वेलोसिटी हर लम्हे में चेंज हो रही है, देखो हर गुजरते लम्हे में हो रही है। भाई पहले से दूसरे में जाओ, वेलोसिटी कुछ और, भाई पहले में 2 दूसरे में 4 तो चेंज हो गई। अब दूसरे में 4 तीसरे में 10 फिर चेंज हो गई, फिर तीसरे में 10 चौथे में 8 फिर चेंज हो गई, फिर चौथे में 8 पांचवें में 5 फिर चेंज हो गई। भाई वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वो एक्सेलरेशन तो होगी, लेकिन अब जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। कैसे? 2 से 4 पे जाते हुए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, 4 से 10 में आते हुए 6 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, 10 से 8 में आते हुए 2 मीटर पर सेकंड कम हो गई, 8 से 5 में जाते हुए 3 मीटर पर सेकंड कम हो गई। अब देखो जो चेंज आ रहा है हर एक सेकंड में, देखो यहां पे आप बोलोगे इस लम्हे बॉडी का एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे एक्सेलरेशन था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां फिर हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिवर्स डायरेक्शन में, यहां फिर हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिवर्स डायरेक्शन में। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको यह समझ में आ रहा है कि बॉडी इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी का वेलोसिटी बदल तो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली बदल रहा है। बॉडी का वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है लेकिन रैंडमली हो रहा है। हो रहा है चेंज, अभी भी चेंज आ रहा है, ऊपर भी चेंज आ रहा था जो ऊपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पड़ा है। तो अगर इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस, सुनना और से, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस, if the velocity of the body changes by a uniform rate in equal intervals of time, body is said to be moving with constant uniform acceleration. If the velocity of the body changes by unequal amount या randomly in equal intervals of time, body is said to be moving with non uniform acceleration. क्लियर हो गई यहां तक की बात? अब आखिरी चीज, एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे अगर सही सही जवाब दे दोगे तो मतलब आपको टॉपिक समझ में आ गया। ये मैंने आपके सामने बनाया है। अच्छा, आपने मुझे बताना है कि ये जो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जवाब आप पे छोड़ दिया मैंने, आप बताओ मुझे। पहले बॉडी की रफ्तार थी 25 मीटर पर सेकेंड, फिर मान लो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, फिर मान लो हो गई, ये इसको 25 नहीं करते, सॉरी, पहले मान लो बॉडी की रफ्तार थी 50 मीटर पर सेकेंड, फिर मान लो हो गई 45 मीटर पर सेकेंड, फिर मान लो हो गई 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फिर मान लो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, फिर मान लो हो गई फाइनली 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 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो आपका दिमाग क्या कहता है कि क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म है या एक्सेलरेशन ही नहीं है? मुझे नहीं पता, आपसे सवाल है। जबरदस्त, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सर कैसे पता चल गया आपको ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? भाई ऐसे पता चला, देख, पहले तो ये देख ले एक्सेलरेशन है भी नहीं है सर, कैसे कैसे पता चला? भाई फिजिक्स में कोई चीज नाजिल तो नहीं होती ना, पता चलता है देख के, ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। कैसे? भाई पहले से दूसरे सेकंड में देखो वेलोसिटी तब्दील हुई, यस सर, दूसरे से तीसरे में हुई, हुई सर, तीसरे से चौथे में हुई, हुई, यहां भी हो गई। तो इसका मतलब भाई हर सेकंड में वेलोसिटी तब्दील हो रही है, एक्सेलरेशन तो है। अब बहस इसकी है कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो भाई चेंज देखेंगे, पहले से दूसरे में जाते हुए चेंज कितना आया सर? -5 मीटर पर सेकंड का, एक्सीलेंट। दूसरे से तीसरे में -10, तीसरे से चौथे में 35 में से 20 गया, -15, वेरी गुड, फिर -18। गोया के हर सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल अमाउंट से हो रही है, अनइक्वल अमाउंट से हो रही है? अनइक्वल अमाउंट से हो रही है। देखो, तो वेलोसिटी चेंज तो हो रही है बट जो चेंज आ रहा है दैट इज अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अनइक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी जो चेंज आ रहा है वो कैसा है? अनइक्वल अमाउंट। तो आप कहोगे बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। इस मिसाल को याद रखना, जब आपका सिंपल पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आएगा तो इसकी रिवर्स साइकिल बनेगी, और जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो यही साइकिल बनेगी जो आपको बताया। यानी कि मीन पे अगर मान लो 50 है, एक सेकंड बाद 45, एक सेकंड बाद 35, एक सेकंड बाद 20, एक सेकंड बाद 0, वहां 0 हो जाएगी जाके एक्सट्रीम पे। तो होता क्या है, जब आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता हुआ ऑसिलेटर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस होता है, बिल्कुल यही वाला, क्योंकि वहां पे जो वेलोसिटी चेंज आता है वो कैसा आता है? अनइक्वल अमाउंट आता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि हर सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज होती है वो कम। अब देखो यहां पे एक चीज और समझना, वेलोसिटी कम तो हो रही है लेकिन जिस रेट से कम हो रही है वो रेट खुद बढ़ता जा रहा है। पॉइंट समझ रहे हो? देखो वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन
जिस रेट से कम हो रही है वो रेट खुद बढ़ता जा रहा है। देखो, पहले पहले सेकंड में किस रेट से कम हुई, 5 मीटर पर सेकंड से, अगले सेकंड में किस रेट से कम हुई, 10 से, उससे अगले में 15 से। ये बात सबको समझ में आई है? वेलोसिटी बजाते खुद थोड़ी होती जा रही है, कम होती जा रही है, घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन जिस रफ्तार से कम हो रही है, जिस रेट से कम हो रही है, वो रेट खुद बढ़ता जा रहा है। बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। वहां पे क्या होगा वो तब देखेंगे, वहां पे नहीं, ये एग्जांपल एग्जैक्टली पेंडुलम का नहीं है, कुछ इससे मिलता जुलता होगा। ठीक है, अभी हमने पेंडुलम पढ़ा नहीं है ना, तो आपको अभी कॉन्सेप्ट नहीं पता फोर्स का, हुक्स लॉ का, तो वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब। ठीक है, परेशान क्यों होते हो? पेंडुलम के हम पढ़ेंगे, वहां पे एफ इज इक्वल टू के एक्स, कैसे वहां पे फोर्स वेरिएबल होती है, वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, चूंकि फोर्स तब्दील हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन तब्दील हो रही है, वो देखेंगे हम। ठीक है, बोलो, यहां तक बस इतनी बात समझ में आ गई कि हर मतलब 2 सेकंड के अंदर आप देखोगे जब वेलोसिटी तब्दील हो रही है, तो आप ये देखोगे कि वेलोसिटी के तब्दील होने का जो चेंज आ रहा है, जो डिफरेंस है, वो यूनिफॉर्म चल रहा है हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या नॉन यूनिफॉर्म है? अगर वो यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहां पे हमारे एक्सेलरेशन तक का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाता है।